हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया मॉडल पेपर करने वाले हैं। पिछले मॉडल पेपर को आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का आया और बहुत सारे बच्चों ने ये डिमांड करी कि मास्टर नया मॉडल पेपर लेके आओ। हम बहुत ज्यादा मॉडल पेपर्स की अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कम समय में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं ताकि हम टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के अंदर कर पाए और हमारी प्रैक्टिस इतनी बेहतर हो जाए कि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम इस बार यूं चुटकियों में हमारा सॉल्व हो जाए, है ना। तो इस मॉडल पेपर के अंत तक आप सभी को बने रहना है। पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन देने वाला हूं जैसा कि मैं देते आया हूं पिछले मॉडल पेपर्स में। इसमें भी कंप्लीट 80 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस मॉडल पेपर एज वेल। टोटल 80 क्वेश्चन आपको बताऊं बच्चे की, टोटल 80 क्वेश्चंस में से 20 जो है अपने मैथ्स के, प्लस जो है अपने 40 मेंटल एबिलिटी के और 20 अपना लैंग्वेज का। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल सॉल्व इन दिस मॉडल पेपर इन दिस वीडियो। एंड देखो, एक बात और तुम्हें सबसे पहले ही बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि इस मॉडल पेपर में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स लेने वाले हैं, है ना। सो डोंट वरी अबाउट द मीडियम, क्योंकि मीडियम हम लोग दोनों ही कवर करते हुए चलेंगे। बहुत सारी बच्चों की शिकायत रहती कि पिछला हमने मॉडल पेपर अपलोड किया तो वो हिंदी मीडियम में थी, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नाराज हो गए, थोड़े मास्टर से खफा हो गए। फिर मास्टर को यार दोनों मीडियम में लेके आना पड़ा। कोई बात नहीं, अब से जितने भी मॉडल पेपर्स आएंगे सारे के सारे दोनों मीडियम्स में रहेंगे, तो आप सभी की सहूलियत के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा, बट ठीक है, चलेगा, ठीक है। चलो तो सभी जुड़ जाओ। जैसा कि हर बार मैं बोलता हूं कि पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना। बिना पेन और कॉपी के कोई क्लास में नहीं आएगा, ध्यान से सुनना। बिना पेन और कॉपी के आपको क्लास में बैठना ही नहीं है। पेन और कॉपी लेकर बैठना। जो क्वेश्चन तुम्हें थोड़े हार्ड लगे, जो क्वेश्चन लगे कि हाँ भाई थोड़ा सा टाइम मुझे ज्यादा लग रहा है और थोड़ा सा और एफर्ट देने की जरूरत है मुझे इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को अलग से कॉपी में लिखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी में लिखना। वो वीडियो का टाइम स्टैम्प आप अपनी कॉपी में लिख लेना कि इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक ये क्वेश्चन समझाया गया। हो सकता है रिवाइज करने की जरूरत पड़े, नहीं पड़े तो और अच्छी बात है, सॉल्यूशन लिख करके रख लेना, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स आप अपनाते हुए चलना ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया से हो पाए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम, देन ये जो हमारा अर्जुन बैच है ये आप ही के लिए बनाया गया है। अर्जुन बैच हमारे द्रोण स्कूल के अंदर मिल जाएगा आपको, जो नवोदय विद्यालय की तैयारी बेहतरीन तैयारी करवा रहा है बेटा। एग्जाम के लिए जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है ना, थियरी लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स वगैरह, मॉक टेस्ट, क्विजेस, इसके अलावा मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो सारी की सारी चीजें जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है सभी इस बैच के अंदर है। इसके अलावा आप अगर सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन अवर फौजी बैच। फौजी बैच हमारा AISSEE की प्रिपरेशन करवाता है, जिसमें आप ज्वाइन होकर के अच्छे से अपनी सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉडल पेपर की हमारी सीरीज भी है और मॉक टेस्ट की सीरीज भी है, जिसको हमने बहुत ही कम प्राइस पे अभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही कम इसका प्राइस रिड्यूस कर दिया है। सो आपको ये अवेलेबल हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में बेटा, पूरा सॉल्यूशन के साथ, वीडियो सॉल्यूशन के साथ, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलने वाला है। 50 मॉडल पेपर की सीरीज दोनों मीडियम में है, ठीक है। और बाकी ये मॉक टेस्ट वगैरह देख सकते हो, आप चेकआउट कर सकते हो। द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करके इस तरह से ऐप का इंटरफेस दिखेगा, जाओगे आप, कुछ डेमो वगैरह देखना होगा तो देख सकते हो ऐप के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर, ज्यादा देरी नहीं करते हुए। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, बताओ कौन सा करें। वी हैव 3 सेक्शंस, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स एंड लैंग्वेज। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी ही करते हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा करते हैं तो उसी सीक्वेंस में करते हैं मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी का देखो ये पहला पार्ट हमारा है। पहला पार्ट में सीक्वेंस हमने थोड़ा चेंज किया है, चेंज नहीं है क्या? चलो शायद देखते हैं, कुछ अगले सीक्वेंस हमने चेंज किए हैं। यहां पे देखो क्या है कि पहला पार्ट इंस्ट्रक्शन, में बार बार बोलता हूं कि आपको खुद ही पढ़ना चाहिए, तो इसलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ो। फिलहाल मैं थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि पहले पार्ट में हमें क्या करना होता है कि अपने पास ना 4 फिगर्स हैं, इनमें से 3 फिगर्स किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी कोई ना कोई रिलेशन इनके बीच में होता है, किसी न किसी तरीके से ये एक जैसे हैं, एक समान है ना। बाकी एक फिगर डिफरेंट होगा। तो जरा देखते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट इन दिस फिगर्स। देखो ये एक चीज देखो कि यहां पे ये त्रिभुज आपको दिख रहा है तो अंदर 3 ठो गोला है, ठीक है। ये चतुर्भुज है तो अंदर 4 गोले। कितने गोले मास्टर जी? 4 गोले। कितने? 4 गोले। अच्छा बेटा यहां देखो ये पंचभुज है तो अंदर 5 गोला। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल सत्य वचन। ये देखो ये 6 साइड से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन गोले कितने? 1 2 3 4 5। भाई 6 से मिलकर बना हुआ है, गोले 5 है।
बात बनेगी क्या अपनी? ना जी मास्टर, ऐसे धोखा नहीं कर सकते हमारे साथ। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे डिफरेंट हुआ। तो देखा आपने रिलेशन कितनी आसानी से हमने फाइंड कर लिया इसके इन सब के बीच में कि भाई तीन के बीच कोई ना कोई एक रिश्ता है, किसी न किसी एक पैटर्न को ये फॉलो करते हैं। लेकिन जो हमारा ये चौथा है, ये बड़ा मनबड़ आदमी है, घर के छोटे बच्चे की तरह। ये बहुत मनबड़ है, इसका जो है इसका तो मेल ही नहीं खा रहा यार। 6 है और अंदर 5 गोले हैं, बात तो नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन, और सुनो, कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना सभी लोग, कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, ये बहुत जरूरी है बेटा। कमेंट सेक्शन में जब लिखोगे ना तो तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। कमेंट सेक्शन में आप सभी लिखना ये 3 क्वेश्चंस सेम सेक्शन के। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। तो देखो इसमें क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है, जरा देखने की कोशिश करो। लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। देखो एक चीज यहां पे देखो कि अगर इस चीज को मैं थोड़ा ऐसे घुमा दूं, ध्यान से देखना, ये चीज है ना, ये चीज ऐसे है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा घुमा रहा हूं, देखना बेटा, थोड़ा मैं इसको घुमा रहा हूं। मैंने यहां पकड़ा और इसको ऐसे देखो, ऐसे घुमा दिया, है कि नहीं? ऐसे घुमा दिया तो ये बन गया, है ना। और फिर से पकड़ के थोड़ा घुमाते हैं यार, थोड़ा सा और खेल इसके साथ करते हैं। तो थोड़ा सा हमने क्या किया ना, थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, देखो थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखा तो भाई अरे ये तो डी बन रहा है। कौन सा बन रहा है? डी बन रहा है ना। लेकिन इसको अब तुम कितना भी घुमा लो, तुम चाहे कितना भी, देखो इतना घुमाया मैंने, ऐसे घुमा लिया, ऐसे, है ना, ऐसे घुमा लिया। और जब मैं इसको फिट करूंगा तो नहीं फिट होगा, है कि नहीं? बाकी सभी घुमाने पर एक ही किस्म के आकृति, एक ही तरह की फिगर जो है मिल जा रहा है, लेकिन इसको घुमाने पे यहां पे फिट नहीं बैठेगा। यानी कि द ऑप्शन नंबर सी इज द डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर ऑप्शंस, है कि नहीं? इसमें देख लो भाई क्या दिक्कत आ रही है इसमें, जरा देखो बेटा। एक चीज तो इसमें दो तरह से हम लोग सोच सकते हैं। 3 उंगली मास्टर दिखा रहा है, 2 तरह से बोल रहा है सुनो, 2 तरह से सोच सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये आकृतियां सरल आकृतियां हैं, मतलब देखो चारों तरफ से बंद आकृति है, ठीक है, कोई बीच में रेखा नहीं है। ये भी चारों तरफ से ऐसे बंद आकृति है, ये भी चारों तरफ से बंद फिगर है, कोई बीच में रेखा नहीं है। तो अगर इस तरह से सोचते हैं तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि बी में यहां पे बीच में एक लाइन एक्स्ट्रा आ जा रही है, अलग लाइन आ जा रही है। लेकिन अगर दूसरी तरीके से थोड़ा सोचते हैं, कई सारे बच्चे इस तरीके से जाते हैं कि भाई सभी में, आप देखो कि सभी में कम से कम एक लाइन तो है, इसमें भी एक लाइन, इसमें भी एक लाइन, इसमें भी एक लाइन, बट ऑप्शन सी कंटेन्स नो लाइंस, कोई लाइन नहीं है। तो इस तरीके से भी जा सकते हो, लेकिन एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है उसकी मंशा समझो। यहां पे आपको पहले वाले ऑप्शन के साथ ही, पहले वाले रीजनिंग के साथ ही जाना है कि बाकी आकृतियां सरल हैं और इसमें एक अंदर से एक रेखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी को सही आप मत करना, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो दिस इज द 4th क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, बहुत आसान था क्वेश्चन। अरे मास्टर क्या आसान क्वेश्चन देते हो, यहां पे तो तीर गायब है ना, दिख रहा है ना तुम्हें, साफ साफ दिख तो रहा है जी। तो यहां पे तीर गायब है, यानी कि ये हमारा सबसे अलग ऑप्शन है, बोलो यस बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी सेक्शन। इस सेकंड पार्ट में अपन क्या करेंगे, देखो देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जरा निर्देश पढ़ो। प्रश्न संख्या 5, ये 5वां प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया, लो जी बाईं ओर प्रश्न चित्र हम लोग बना लेंगे, और बाकी एबीसीडी ऑप्शन दे रहा है। झोली भरने वाला क्वेश्चन, अरे मास्टर झोली भरने वाला क्वेश्चन। क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन फिगर को देखना है कि कौन बिल्कुल हूबहू इसी जैसा दिख रहा है। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम सभी कर लोगे इसको। जरा देखो क्या है यहाँ पे, ये ऐसा गोला है तो ऐसा ही गोला हमें चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी में ये वर्टिकल है, तो क्या हम इसको हटा सकते हैं? बिल्कुल गुरुजी इसको हटा सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी तो खत्म, टाटा बाय बाय गया। और बाकी ये देखो, ये खड़ा ऐसे वर्टिकल है, जबकि हमें तो ऐसे पट चाहिए ना, ऐसे खड़ा चाहिए, ऐसे पड़ा हुआ चाहिए। तो ये देखो ये सही, ये इसको भी हम लोग हटा सकते हैं। नाउ वन मोर पॉइंट, ये देखो यहां पे जो अपना अंदर अंदर देखो, अंदर एक रेक्टेंगल टाइप से है, थोड़ा सा ओवल टाइप से समझो, अंडाकार टाइप से, वो ऐसे पट है, ऐसे ऐसे पट है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल रहा है, इसमें ऐसे खड़ा है, तो ये भी हमने रिजेक्ट कर दिया। सो व्हाट मेथड वी हैव यूज्ड हियर, व्हाट मेथड बताओ। हमने बहुत बार आपको बताया यार, अरे ऐसा तो मत करो, अरे बोलो, बताया ना, एलिमिनेशन मेथड। हमने क्या किया कि भाई एक एक चीज हम पकड़ते गए कि ये खासियत इसमें नहीं है, दूसरी खासियत इसमें नहीं है, तीसरी खासियत इसमें नहीं है, एंड नाउ वी लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, यानी कि ये वाला ऑप्शन अपना सही ऑप्शन हो गया। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हमें पकड़ते हुए चलनी है कि भाई एक ऑप्शन, एक खासियत इसमें नहीं है, दूसरी इसमें नहीं है, तीसरी इसमें नहीं है, तो चौथी अपने आप सही हो जाएगी। बोलो सत्य है बात। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6 हियर, क्वेश्चन नंबर 6, 7
एंड 8। इजी क्वेश्चन है बेटा, आप सभी को इसको करना है, क्योंकि कम समय में, बिल्कुल कम समय में मैं पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवाना चाहता हूं आप सभी से। तो इसीलिए इन तीनों क्वेश्चन का जवाब आप खुद कमेंट सेक्शन में लिखोगे, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट सेक्शन ऑफ दिस होल पेपर, एंटायर पेपर। बात आ रही समझ में? तो इन सभी का आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दोगे। 6वें 7वें और 8वें का सिंपल करना है बेटा, कुछ भी नहीं है। देखो सिंपल करना है कि इसके जैसी आकृति इन ऑप्शंस में से आपको ढूंढनी है। देखो 7वें में भी इसके जैसी इसमें ढूंढनी है, इसको इसमें, इसके जैसी इसमें, इन ऑप्शंस में से आपको ढूंढ करके मुझे बतानी है। बता लोगे? बोलो हाँ। अरे हाँ ना बोल भाई। चले अगले क्वेश्चन पे। सो लेट अस मूव टू द 9th क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में हमें क्या करना है? देखो बेटा, ये क्या है ना, अपने को पैटर्न एक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पैटर्न फाइंड करना है। अरे साड़ी में देखते हो तुम, साड़ियों के डिजाइन में किस तरह से मस्त एकदम मम्मी की साड़ी में ऐसे ऐसे पैटर्न होता है, देखा है नहीं? बेडशीट पे पैटर्न्स होते हैं, दीवालों पे कभी कभी बढ़िया एकदम टेक्सचर दे करके पेंटर पैटर्न बनाता है, तो कपड़ों पे पैटर्न होते नहीं है? पैटर्न का मतलब क्या है? एक डिजाइन यहां पे पूरी हमें करनी है। 4 भाग है अपने पास, ये जो आकृति दी हुई है 4 भाग है, 4 पार्ट। देखो तो जरा, ये 4 भागों में कटी हुई आकृति है, जिसमें से 3 भाग जो है इसके भरे पड़े हैं, 1 भाग खाली पड़ा है, जिसका पैटर्न आपको बताना है, फाइंड आउट करना है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। देखो थोड़ा बड़ा है, ज्यादा बड़ा हो गया क्या? चलो कोई ना जी, हम तो कर लेंगे, चाहे बड़ा छोटा सा में फर्क। ओहो क्या मास्टर ऐसे यार, गुरुजी आप भी ऐसा करते हो। सुनो, अब यहां पे देखो पैटर्न क्या बन रहा है बेटा, जरा देखो तो। सुनो, कुछ ऐसा है, ये 2 फिगर ऐसे हैं और 2 रेखाएं ऐसे हैं, मतलब एक फूल जैसा पैटर्न बन रहा है। तो यहां भी ऐसा ही फूल जैसा पैटर्न। कैसा पैटर्न? अप्रैल फूल वाला फूल नहीं, पुष्प वाला फूल। कौन सा फूल? पुष्प वाला फूल। कौन सा फूल? पुष्प वाला फूल। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी को उठा करके जब यहां रखोगे तो पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। सो विच क्वेश्चन नंबर इज दिस? आई डोंट नो द क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। यस 10। लिखना बहुत जरूरी है यार, मोटिवेशन बना रहता है ऐसे एग्जाम हॉल में। जब अच्छा सोचो तुम एग्जाम हॉल में नंबरिंग ना दी हुई हो, बस क्वेश्चन नंबर तुम्हें बताया भी ना जाए, तुम्हें पता भी ना चले कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, हालत खराब हो जाएगी कि भाई किस क्वेश्चन नंबर पे चल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हम ऐसा एक सफर तय कर रहे हैं जहां किलोमीटर है ही नहीं, वो मील का पत्थर है ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला। थोड़ा सुकून तो मिलता है ना क्वेश्चन नंबर से। ठीक है, सो यस लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में सेम चीज आपको करनी है जो कि हम करते आए हैं। यस, सो वी हैव टू जस्ट कंप्लीट द पैटर्न। लेट अस कंप्लीट द पैटर्न, बट बिफोर दैट सबसे पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यार, छोटा छोटा दिख रहा है क्या? चलो बड़ा ही कर लेते हैं। ये लो जी, यहां पे देखो, यहां से ये जो लाइन ऐसी और ऐसी आ रही है, क्या वो लाइन ऐसी हो सकती है? बिल्कुल मास्टर, बात तो सत्य कह रहे हो आप। तो एक बात सुनो बेटा, इसमें ऐसी लाइन तो कोई नजर नहीं आ रही है। मास्टर ऐसा क्या है भाई, नजर नहीं आ रही तो हटाओ इसको, इससे हमें लेना देना है नहीं। इसमें भी वी कांट सी द स्ट्रेट लाइन हियर आल्सो, सो वी कैन रिजेक्ट दिस फिगर एज वेल। नाउ एक चीज और देखो कि यहां पे ये चीज ऐसे निकली हुई इधर है, इधर भी निकली हुई है, इधर भी निकली हुई है, इधर भी निकली हुई है। तो यहां सी ऑप्शन में तो कुछ भी ऐसा निकला हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट इन ऑप्शन नंबर डी वी कैन सी हियर these two curves here। ठीक है, these two curves are present here, so option number D will be correct answer। ठीक है, चलो सो डी पे ठप्पा लगा दें, आगे बढ़ेगा। अरे बोल दो जी, आगे बढ़ेगा। यस आ जाओ, तो जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा जल्दी करें, बोलो जल्दी करें, जल्दी करते हैं थोड़ा। ठीक है, जल्दी करते हैं, बिकॉज वी हैव टू डू इन वेरी वेरी लेस टाइम। जो 2 घंटे का पेपर है भाई, कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में निपट जाए, वो भी समझाते हुए। नहीं निपटा तो फिर देख लेंगे यार, 1.5 घंटे में तो किसी भी हालत में निपट जाएगा 1.5 घंटे में तो। ठीक है, ये मास्टर ने बाजू में अपनी कस ली है, चलो आप देखते हैं, मास्टर से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अरे तुम तो मेरे अर्जुन हो यार, कर लोगे। देखो यहां ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे एक वो आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी, दिख रहा है ना? हाँ, यहां पे एक लाइन आ जाएगी बेटा, यहां पे लाइन आएगी। तो यहां देखो लाइन इसमें तो दिख रही है, इसमें यहां लाइन नहीं दिख रही है, हमने रिजेक्ट कर दिया। इसमें यहां छोटी वाली लाइन नहीं दिख रही है, हमने रिजेक्ट कर दिया। अजी लाइन इसमें है और लाइन इसमें है। एक चीज और ध्यान दो कि ये कोना नुकीला निकला हुआ है, जबकि यहां पे तो ये चपटा है ना, नुकीला कोना। हमें तो चाहिए नुकीला कोना, ऑप्शन नंबर डी। इसमें आते हैं, इसको भी जल्दी जल्दी करते हैं। ये जो लाइन है वो इधर आकर के कुछ ऐसी निकलेगी,
है ना। तो यानी कि जो ये फिगर हमें देखना है वहां पे इस कोने से एक लाइन आ रही होगी गुरुजी। तो सभी में लाइन आ रही है, देख लो अब कैसे करें। सुनो बात सुनो, ये जो फूल जैसी आकृति दिख रही है, कैसी फूल जैसी आकृति, पुष्प जैसी आकृति, वो इधर की तरफ मुंह किए हुए है। तो यहां पे भी वो इधर की तरफ मुंह किए होगी नहीं, अरे बोल, है ना, मुंह किए होगी नहीं यहां पे। हाँ जी मास्टर बिल्कुल। तो यानी कि यहां पे एक पंखुड़ी जैसी आकृति बनने वाली है। ऑप्शन नंबर सीधे सीधे डी हमें दिख रहा है। बाकी सभी में जो पंखुड़ियां, इसमें ऊपर की तरफ, इसमें इधर की तरफ और इसमें नीचे की तरफ, हमें कौन सा चाहिए, हमें तो चाहिए इधर की तरफ, है ना। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा होगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 39, द नेक्स्ट सेक्शन, सीरीज। क्या करना है, सीरीज। एक किसी न किसी सीरीज को, किसी न किसी पैटर्न को ये आकृतियां फॉलो कर रही हैं। ये अपना क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ये अपना क्वेश्चन है। एग्जाम में कुछ अलग तरीके से दे देता है कि ये जो क्वेश्चन है ना पूरा, ये पूरा क्वेश्चन है अपना और ये पूरा अपना ऑप्शन है। तो एग्जाम में कुछ इस तरीके से दे देता है कि ये जो ऑप्शन है इसको वो काट करके इधर रख देता है। तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अरे कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, चाहे ऊपर नीचे रहे, चाहे अगल बगल रहे, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है ना। चलो तो यहां देखो कि क्या करना है ना, एक कोई ना कोई सीरीज है। सीरीज कहने का मतलब समझो कि देखो तीर का मुंह इसमें इधर है, इसमें तीर का मुंह ऊपर चला गया, मतलब 45 डिग्री ये रोटेट हो रहा है। अरे हो रहा है नहीं, 45 डिग्री रोटेट हो रहा है। फिर ये जो है 45 डिग्री फिर रोटेट हो गया, तो ये इधर कुछ आ गया, फिर से ये 45 डिग्री रोटेट होगा। तो क्या ये मुंह इधर होगा, क्या ये मुंह इसका इधर होगा? बिल्कुल मास्टर, यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर यार डालना चाहिए था क्या? नो इश्यूज, नो वरी। क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14, या क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 भी लगे हाथ, डाल ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिख लेते हैं। देखो इसमें पैटर्न क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस। देखो क्या करना है, सिंपल सा रंगा हुआ भाग इसमें है, फिर ये कूद करके इसमें आ गया, फिर ये कूद करके इसमें आ गया, अरे फिर कूद करके किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, किसमें, इस वाले में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8। देखो कितना सिंपल, 2 + 2 + 2 + 2, तो सब में 2 2 ऐड कर रहे हैं हम लोग, 2 2 4 2 6 2 8, ऑप्शन नंबर बी सिंपल है। नेक्स्ट देखो, अरे 1 पंखुड़ी मास्टर, 2 पंखुड़ी मास्टर, 3 पंखुड़ी, गुरुजी लास्ट में 4 पंखुड़ी। ओ हो, पूरा पुष्प बन गया, पूरा फूल बन गया, पूरा फूल बन गया, और तुम भौरे की तरह मडरा करके ऑप्शन तुमने बी मार दिया। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16 एंड द पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखो क्या करना होता है हमें। मैंने बताया आपको कि जो सीक्वेंस है दैट कैन बी चेंज्ड, एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं है, चेंज हो सकता है सीक्वेंस की कोई बात नहीं है बेटा। लेकिन जब आप ये डायरेक्शंस पढ़ोगे, निर्देश पढ़ोगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि भाई क्या करना क्या है इसमें, है ना। नाउ इसमें देखो क्या करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये 2 सेट है अपने पास, एक जोड़ा ये है और दूसरा जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, दूसरा जोड़ा ये है। जो संबंध, जो रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो रिश्ता इन दोनों में है वही रिश्ता इन दोनों में भी होगा। तो यहां पे रिश्ता क्या है बेटा, बात समझो। रिश्ता ये है मास्टर कि जो ये है ना, ये फिगर है, इसके बीचों बीच से कुछ ऐसा हमने दोनों तरफ से रेखा लाइन खींच दी है। तो यहां भी जब इसके बीचों बीच से इसको मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और इसके बीचों बीच से इसको मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ऑप्शन नंबर बताओ। यस, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर ए, 2 चीजें हमारे पास। देखो सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, जरा बना के देखें, क्या बताओ बेटा, बना के देखें। यस देखो यहां पे अगर ऐसा बनाए हम लोग, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। यस, क्योंकि ए जो ऑप्शन है वो कुछ ज्यादा ही पतला हो जा रहा है हमारा। देखो ऐसा बनाएंगे, अगर ऐसा बनाएंगे तो ये देखो वो कुछ ऐसा हो जा रहा है, और इतना पतला तो ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा रिपीट करके देख लेना एक बार। बढ़ते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, 16 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। देखो जो रिश्ता चांद में और धरती में है, जो रिश्ता चांद और धरती में है, वही रिश्ता सन और किस में होना चाहिए। सुनो आज बेहद खूबसूरत लग रही हो, सुनो आज बेहद खूबसूरत लग रही हो, आज चांद सी लग रही हो तुम, बेशक कुछ धब्बे तुम्हारे ऊपर भी है। बेटा देखो अर्थ और मून में क्या रिश्ता है बताओ, क्या होता है। जो मून होता है ना, चंद्रमा होती है, वो अर्थ की परिक्रमा करती है।
आगे पीछे मंडराती रहती है। तो जो सन की परिक्रमा करती है वो कौन होता है? अर्थ। अपनी जो पृथ्वी है ना, अपने सौर मंडल में क्या है? पृथ्वी है। वो पृथ्वी सन की परिक्रमा करती रहती है, सन के चारों तरफ घूमती रहती है। तो सन के चारों तरफ कौन घूमता है? अर्थ। और अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है? मून, यानी कि चांद। कौन? चांद घूमता है। ये देखो, ये क्या है? साइकिल है और ये मोटरसाइकिल है। भाई दुपहिया दोनों है, इतनी बात तो क्लियर है, दोनों दुपहिया हैं। तो ये अगर चरपहिया है तो ये भी तो चरपहिया। अब ये चरपहिया नहीं, ये चरगुड़वा है। इसके 4 पैर हैं, ये पहिए नहीं है 4, है ना? तो इसके 4 पहिए हैं, तो इसके भी 4 पहिए हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव कवर्ड सो फार 19 क्वेश्चन। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। मास्टर गोरा दिखने लगा क्या? लाइट आ गई है, लाइट तेज हो गई। चलो मास्टर यार। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 20 देखो यहाँ पे बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। उससे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो खुला स्थान है ना, जो खुला हुआ भाग है, इसको बस कंप्लीट कर देना है तुम्हें और ये मिल जा रहा है। तो उसी तरह से इन सिमिलर वे जब इसको भी ऐसा कंप्लीट करोगे चारों तरफ से, तो कुछ ऐसा मिलेगा। बिल्कुल गुरु, कुछ ऐसा मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द पार्ट 6। So far we have done half of the mental ability। टोटल 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हमने निपटा दिए। 20 क्वेश्चन हमने निपटा दिए खेल खेल में। बेटा लो जी, कितना मिनट हुआ अभी देखते हैं जी, कितना मिनट हुआ है अभी। अरे जी अभी तो 20 मिनट ही तो हुआ है। 20 मिनट 20 क्वेश्चन स्वाहा। नाउ लेट अस मूव टू द पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आपको क्या करना है कि आपको एक यहां पे प्रश्न आकृति क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, इसको आपको कुछ ऐसा बढ़ा करके एक वर्ग बना देना है, कि स्क्वायर का शेप दे देना है और आपको देखना है कि भाई ये कहां पे फिट होगा। देखो मास्टर के पास एक जादू है, मास्टर के पास एक जादू है, वो मैं करके जरा तुम्हें दिखाता हूं। देखो कुछ ऐसा हमने बनाया और कुछ इस तरह। ओहो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? रुक जाओ थोड़ा सा। कुछ ऐसा हमने बनाया, फिर कुछ इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से। चलो यार मान लो ना, अरे मान लो यार, मास्टर की ड्राइंग पे यार तुम देखो, लाइक तो बनता है मास्टर की ड्राइंग पे। बेटा लाइक तो बनता है, मास्टर की ड्राइंग को लाइक जरूर करना है भाई। मास्टर इससे अच्छा ड्राइंग नहीं बना सकता है। नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग थोड़ा सा इसको मूव करके ले आएंगे। क्या तुम हो? ना जी, क्या तुम हो? अरे मैं तो थोड़ी पतली हो जी, आगे बढ़ जाओ। देखो ये थोड़ा पतला है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्या तुम हो? हो मैं तो छोटा हूं, आगे बढ़ो। क्या तुम हो? क्या तुम हो? अरे तुम ही तो हो, तुम ही तो हो जिसका हमें था इंतजार। तुम ही तो हो, कहां छिपे हो तुम? ऑप्शन नंबर डी में। यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि ये आकृति यहां पे जा करके ऐसे देखो, ऐसे 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 फिट हो जाएगी। होगी नहीं? फिट हो जाएगी ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर बताओ यार, मास्टर को तुम लोग धोखा करते हो। क्वेश्चन नंबर दिस इज 21। अब अगले बार से मैं क्वेश्चन नंबर लिख के ले आऊंगा। क्या बोला मैंने बेटा? लिख के ले आऊंगा। 21, 22, 23, 24। लो जी अब देखो इसमें कौन सा होगा? सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे। देखो ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा। एक काम करते हैं, सब में बना लेते हैं पहले, उसके बाद ले जा करके देख लेंगे, है ना। इसमें थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा क्या आगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ओके सो ऐसा कुछ ऐसा और कुछ ऐसा कुछ ऐसा। ठीक है, इसमें देखते हैं। कुछ ऐसा फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर हम लोग इसको उठा के यहां से करें क्या? चलो पहले इसी से करते हैं। इसको उठा करके अगर अपन ले जाए इसके, ओहो नहीं होगा। यहां पे भी नहीं फिट हो रहा है। यहां पे थोड़ी सी चूक हो जा रही है बेटा। देखो यहां पे बिल्कुल मास्टर ये तो फिट हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। चलो ऐसे ही और भी क्वेश्चन में देख लेते हैं। अरे 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 अरे, ये देखो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर ऐसे उठा के लेके चलते हैं, वही कहानी। क्या तुम हो? नहीं, थोड़ा सा अंतर हो जा रहा है। देखो क्योंकि यहाँ पे लाइन यहाँ है और ये लाइन यहाँ पे, थोड़ा अंतर हो गया इधर ना। ये यस, ये फिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो हमारे पास तो जादू है भाई, मास्टर के पास तो जादू है। एग्जाम में तुम्हारे पास ऐसा कुछ होगा नहीं, तो तुम्हें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ढेर सारी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि बहुत ही अच्छे से आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली हैंडल कर पाओ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट इसको जब तुम उठा के ले आओगे तो कौन से में फिट हो रहा है? देखो इसमें हो रहा है क्या? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, दिस ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात? बोलो।
अरे बोलो हाँ ना बोलो भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर के वी हैव डन 24 क्वेश्चन ऑफ द मेंटल एबिलिटी सेक्शन। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट सेक्शन इन दिस मेंटल एबिलिटी पार्ट इज पार्ट नंबर 7, दैट इज मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या करना होता है बेटा, देखो बात याद रखो। मिरर इमेज में आपके सामने एक ऐसा मिरर होता है, उसमें जो आकृति यहां बनी हुई है ना, उसको देख के बताना होता है कि मिरर में वो चीज कैसी दिखेगी। अरे भाई सुबह उठते हो, चेहरा देखते हो ना ऐसा मस्त एकदम बंदर की तरह तुम्हारा चेहरा है? तो ये जो चेहरा दिखता है, ये देखो मिरर जो है, ये जो लाइनें आपको दिख रही है ना, ये मिरर है, ये शीशा है, दर्पण है जो रखा हुआ है आपके सामने। आपको बताना है कि भैया ये जो आकृति है, जो फिगर है, ये इसमें कैसा दिखेगा ऐसा। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि एक एक चीज ट्रेस करना, जैसे ये लाइन मिरर के सबसे नजदीक है तो ये यहां बनेगी, फिर ये लाइन ऐसी जा रही है तो ये लाइन ऐसी आएगी। तो सिंपल है बेटा, ऐसा बन सकता है, बोलो जी, है ना, ऐसा बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो गया। देखो कितना इजी है। तो मिरर इमेज वाला कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बस तुम्हें एक आध दो बार अच्छे से मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी होती है। अरे 10 बार कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कर लो, ठीक है। तो मिरर के सामने अच्छे से कोई चीज रख करके ऐसे देख लेना। जैसे कि मान लो कोई मिरर है क्या मेरे पास, नहीं है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, मिरर नहीं है तो मेरे पास, मैं एक काम करता हूं, मान लो ये मेरा कैलकुलेटर है यार, ठीक। अगर मैं इसको मिरर मानूं और दिस इज माई पेन, तो मैं क्या करता हूं ना, इस पेन को इसके सामने रखता हूं। तो जो ये पेन का ये मुंडी वाला भाग है ना, तो ये मिरर में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। देखो इधर से ऐसा दिखेगा, मतलब जो चीज मिरर के सामने रहेगी, जो पार्ट मिरर के सामने रहेगा, वो इमेज में भी मिरर के सामने ही दिखेगा, है ना, ऐसा, ठीक है। तो मिरर के सामने ही दिखेगा, यानी कि इस तरह से ये बनता हुआ नजर आ रहा है। बोलो बेटा, सभी लोग बोलो, कम ऑन जल्दी आगे बढ़े। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। एक मिनट, तुम्हें सही से ये दिख नहीं रहा है क्या? रुक जाओ, मैं थोड़ा सेट करता हूं यार इसको, रुक जाओ, शायद तुम्हें सही से नहीं दिख रहा है क्या? अभी क्लियर हुआ? यस, दिस इज क्लियर नाउ, गुड। चलो, सो पार्ट 7 का पहला क्वेश्चन हमारा हो गया यार। क्वेश्चन कौन सा है? 25 ना, ठीक है, 25 हो गया हमारा। 26 पे चलते हैं। देखो भाई, ये मिरर है, ध्यान से सुनना बात क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा मैं मोटा कर लेता हूं ये मार्कर को ताकि तुम्हें दिखे। अब ये पार्ट देखो कुछ ऐसा है ना, तो यहां पे जो मिरर में ये पार्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, क्योंकि ये इस तरह से तिरछा है, तो मिरर में वो इस तरह से तिरछा होगा, है ना। अब ऐसा तिरछा पार्ट किसमें है? अगर मैं बी की बात करूं तो बी तो ऐसा है, हमें चाहिए ऐसा, तो बी तो खत्म हो गया जी। एक देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत सटीक ऑप्शन है, बहुत नजदीक के ऑप्शन है भैया। ऐसे ऑप्शन में तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम, तो अपनी राइटिंग तो नहीं पहचान पाते, ऑप्शन तो बहुत नजदीक है, ठीक। देखो यहां पे क्या करना है, एक चीज समझो, तुम बात समझना बेटा, एक चीज समझो कि ये जो स्लैंट ऐसा उठा हुआ है ना, इतना ही उठेगा, बहुत ज्यादा नहीं उठेगा, इतना ही उठेगा, तो कुछ ऐसा इतना ही उठेगा। अब जरा देखते हैं इसमें क्या कुछ ज्यादा उठ गया है, हाँ, क्या इसमें और भी ज्यादा उठ गया है, हाँ, क्या ऑप्शन नंबर ए में सही है? लग तो रहा है ऑप्शन नंबर ए ही सही है बेटा, इसमें क्या ही सोचना। लेकिन चूंकि ऑप्शंस बहुत नजदीक है, तो मुझे लिख करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम में से कितने लोगों ने ये चीज गलती कर दी। बहुत सारे बच्चे यार करते हैं। 27 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या है यार, वाई है ना, तो इस y को कितने बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि भाई ये y है और मिरर लगा हुआ है, यानी y तो उल्टा ही बनना है ना। हर केस में उल्टा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनेगा उल्टा? मान लो कि मिरर यहां लगा होता, अगर नीचे ऐसा लगा होता, तो y की पूंछ उल्टी हो जाती, सर नीचे पैर ऊपर, तो ऐसा कुछ पैर ऊपर और सर नीचे ऐसा हो जाता है ना, ये उल्टा y हो जाता। लेकिन बात सुनो, y ऐसा है तो इसको जब पलटोगे तो ऐसा ही तो पलटेगा ना भाई, ठीक है, तो ये उल्टा नहीं बनने वाला है जी। तो ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। सिमिलरली विद क्वेश्चन नंबर 28 यू कैन सी हियर कि जो ये घड़ी का, मान लो कि घड़ी की सुइयां हैं ऐसे मुड़ी हुई हैं, तो मिरर में बेटा ये सुइयां इधर की तरफ मुंह की हुई रहेंगी। जैसे इस सुई का मुंह इधर की तरफ है, तो मिरर में इसका मुंह इधर की तरफ रहेगा। बोलो बात सही है? सत्यवचन मास्टर, बिल्कुल सत्यवचन गुरुजी, ये हमने ऐसे पलट दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी मिल रहा है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर। बहुत जल्दी हम लोग करने का प्रयास करेंगे, जल्दी से करेंगे ताकि हम लोग का ये जल्दी निपट जाए, और इस तरह से मैथमेटिक्स वाले पार्ट पे चलेंगे। बेटा डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, मास्टर इज हियर, नो फियर माय डियर। देखो भाग नंबर 8 में आपको क्या करना है, कागज के टुकड़े मिलेंगे, एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर मिलेगा, एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा मिलेगा, जिसको मोड़ करके फिर कुछ कटिंग ऐसे कर देनी है। जब उसमें आप कटिंग करोगे, फिर वापस से अनफोल्ड करोगे, वापस से तह को खोलोगे, तो कुछ डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। वो डिजाइन आपको देखनी है, इसमें से निकालनी है ढूंढ करके, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से सुनना,
ये क्या है, ऐसा हमारे पास एक टुकड़ा है, ठीक है, उस कागज के टुकड़े को हमने ऐसा फोल्ड कर दिया, फिर उसको ऐसा फोल्ड कर दिया, फिर ये डिजाइन एक छोटी सी काट दी। तो जब तुम अनफोल्ड करोगे, इसको वापस से फोल्ड अनफोल्ड करोगे, तो ये डिजाइन ऐसी आधी हो जाएगी। फिर वापस से 2 बार फोल्ड किया था ना, अरे भाई 2 बार फोल्ड किया था, तो 2 बार अनफोल्ड भी करोगे नहीं करोगे, तो 2 बार अनफोल्ड करोगे तो ये पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो ये कागज काटने वाला है। इसमें देखो, कागज को ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर बीच से मुंडी उड़ा दी इसकी। अब ये जो मुंडी हमने उड़ाई है ना, ये कुछ इस तरह से ऐसी डिजाइन अंदर दे देगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा यार, क्वेश्चन नंबर डालना भूल जा रहा हूं मेरे को, 29, 30, 31। लो मास्टर, खुश हो जाओ, जाओ आराम करो यार, जाओ सौभाग्यवती भव। ये देखो, यहां से हमने एक पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया। अब इसमें हमने काटा पीटा कुछ नहीं, लेकिन एक छेद कर दिया, ऐसे कैंची से काट के निकाला नहीं है, लेकिन क्या किया है, छेद किया है। मतलब कुछ ना कुछ यार छेड़खानी तो जरूर की है इसमें। तो हमने क्या किया, यहां पे ऐसा एक छेद कर दिया। तो बोलना बेटा, जब इस कागज को हम लोग इस लाइन के अलोंग ऐसे खोलेंगे तो क्या ये छेद यहां पे भी आ जाएगा? बिल्कुल गुरुजी। अब जब इस लाइन के अलोंग ऐसे इसको खोलोगे तो क्या ये दोनों छेद यहां पे भी आ जाएगा? हाँ जी मास्टर, बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर कटिंग। देखो बेटा, मैंने कई बार कहा है कि कोई जरूरी नहीं है ये कि स्क्वायर शीट ऑफ पेपर ही आपको देखने को मिले एग्जाम में। ये पेपर शीट ऑफ पेपर जो है, ये सर्कुलर भी हो सकता है, ये पंचभुज के आकार का भी हो सकता है, ये त्रिभुज के आकार का भी हो सकता है। तो पेपर कैसा भी हो सकता है भाई, पेपर के ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमें यह पता है कि इसको जितने भी रूप में या फिर जितनी भी बारी फोल्ड करेंगे हम लोग, उतनी ही बारी अनफोल्ड भी हमें करना पड़ेगा। ये बात हमें पक्के से पता है। तो इसको देखो, एक बार हमने यहां से फोल्ड किया, फिर इस पेपर को ऐसे यहां से फोल्ड कर दिया, तो ऐसा कुछ बना। उसके बाद से हमने क्या किया ना मुन्ना, हमने क्या किया कि यहां से ऐसा इसको काट करके निकाल दिया। अब जब इसको हमने ऐसा काट करके निकाला तो देखो कुछ ऐसा बन गया है ना। इसको जब वापस से अनफोल्ड करोगे तो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। सो इन दिस वे वी हैव डन 32 क्वेश्चंस ऑफ दिस मॉडल पेपर। नाउ वी आर मूविंग टू द पार्ट नंबर 9 एंड पार्ट नंबर 9 में हमको सिंपल ये करना है, जरा निर्देश पढ़ के मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके समझा दो यार। मास्टर कैसी बातें समझ में नहीं आती, इतने भारी भरकम निर्देश। पढ़ के समझाओ तुम। सुनो, इसमें हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन फिगर इज गिवन हियर ऑन योर स्क्रीन। इस क्वेश्चन फिगर को हमें क्या करना, ध्यान से देखना है। क्या करना है? ध्यान से देखना है। क्या क्या ध्यान से देखते हो तुम? इसको ध्यान से देखो, इधर 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 है, इधर देखो भाई। सुनो, तो इसको ध्यान से देखना है। क्या ध्यान से देखना है? तो अब क्या करना है कि गिनना है, 1 2 3 4। हमें करना क्या है, ये जरा बात समझो। जितने टुकड़े हैं इन सभी टुकड़ों को आपस में जोड़ना है और बताना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन अपना बनेगा, कौन सा ऑप्शन तैयार होकर आएगा। तो देखो, जब हमने यहां पे गिना तो 1 2 3 4 टुकड़े हैं बेटा मुन्ना, 4 टुकड़े हैं। देखना इसमें कितने, 1 2 3 4। मास्टर यहां भी 4 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अरे भाई मामला तो फंस गयो। अब 4 5 से काम नहीं चलेगा, आप गिनने से काम नहीं चलेगा। देखो कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता था कि इधर टुकड़े होते थे 4 और इधर टुकड़े होते थे 5 6 या फिर 3। तो हमारा काम बन जाता था कि 4 वाला तो है नहीं, जो 4 वाला होगा उसी को हमारा आंसर हम मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पे उससे काम नहीं चलेगा, यहां पे टुकड़ों को फिट करके बैठाना पड़ेगा। देखो बेटा, ये पतला सा पतला बोलता है मास्टर, है ना, ये पतला सा टुकड़ा है जो कि हमें कहीं इधर नहीं दिख रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता जी, है ना। यहां अगर हम देखने की कोशिश करें, अगर हमारी पारलौकिक दृष्टि यहां पे लगाएं, तो ये टुकड़ा भी हमें यहां कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी खत्म हो गया। यहां पे जरा देखो बेटा, ये तो पतला सा ऐसा टुकड़ा भी हमें यहां नहीं दिख रहा है। कुल जमा बात ये है गुरु कि ये टुकड़ा यहां दिख रहा है। यार पहले ही ऑप्शन में था तो काहे कूद रहे थे इधर उधर, है पहले पे ध्यान ही नहीं दिया, मास्टर घुमाता है। ऑप्शन नंबर A will be the correct answer. Let us move to the question number 34, and in the question number 34, 35, 36 you have to do it on your own। की करा देता। चलो देखो, सबसे पहले टुकड़े उकड़े गिन लेते हैं यार, देखते हैं कि अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, सबसे आसान तो हमें यही लग रहा है, इसको सबसे पहले कर लेते हैं। यहां पे देखो एक अजीब सा ऐसा वाला वेव फॉर्म मिल रहा है, तो हमें ये तो हमने रिजेक्ट ही कर दिया कि ऐसा हमें चाहिए नहीं, ऐसा मचलते हुए हमें नहीं चाहिए, हमें सीधा स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। ये देखो यहां पे ये बिजली के तार जैसा कुछ, ऐसा बिजली का साइन होता है वैसा है, वो नहीं है, हमें वो चाहिए। यहां देखो ये कुछ ऐसा है
और फिर ऐसा इसको मुड़ा करके, इसको ऐसे घुमा करके, जो दूसरी वाली आकृति है ना, इसको घुमा करके जब ऐसा फिट करोगे तुम ना तो हो जाएगा। ले आओ मैं कर ही देता हूं, रुको एक काम करते हैं। सबसे पहले इसको ऐसा बनाते हैं। ओहो, बनाने में भी यार टाइम लगेगा, रुक जाओ रुक जाओ। ये मास्टर की ड्राइंग, ऐसा बनाया हमने, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ये देखो है ना, ये बन गया। अब जरा इसको ना घुमाते हैं, ये देखो ऐसा 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 ऐसा, यस देखो। अब क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ, फिट हो गया ना। तो इस तरह से हमने घुमाया तो देखा हमने एक पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है। अब अजी ऐसा सर्कल किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। ओहो, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखते हैं भाई, इसमें सुनो, ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट है छोटा, ये हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद से अगर हम इसमें ये वाला पार्ट देखें तो ये भी कहीं नहीं दिख रहा है उसमें, तो ये भी गलत हो गया। बच्चा दो ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में जरा ध्यान से देखना मुन्ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है लग रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, देखो ये सीधा सीधा हमें ये दिख रहा है कि भाई ये वाला तो यहां पे फिट हो रहा है, ये वाला जो है वो यहां पे फिट हो रहा है, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा इसमें सही हो जाएगा। कुछ ऐसे भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक। वैसे ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा सिमिलर दिख रहा था, बट डोंट वरी अबाउट इट। लेट अस मूव टू द पार्ट नंबर 10। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी सेक्शन, सो लेट अस डू all the question in this part. How many questions are there? Of course there are 4 questions in this part, so this is the question number 37. हाँ 37 देखना पड़ा है ना, 37, 38, 39 and this one is the last question number 40. Now अब देखो यहां पे बेटा एम्बेडेड फिगर, इसमें जरा फिर से आप निर्देश पढ़ना। क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। लो जी, दाईं ओर ABCD ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है जी, दिए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र को चुनो जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है, सम्मिलित है, मतलब जिसमें ये चीज छिपा हुआ है। लुका छिपी का खेल कह रहे, छिपन छिपाई का खेल। तो ये फिगर कहां पे है, जरा लेके चलते हैं। ये देखो ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया जी, क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ये एस कहां छुपा हुआ है बेटा, ये एस कहां छुपा हुआ है, देखना ये एस है। और एक काम करते हैं, इसको भी ऐसा बना ही लेते हैं यार, अब जब इतना काम कर ही रहे हैं तो इन सबको भी ऐसा बना ही लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे लिए मेहनत वाला काम थोड़ा है, मेहनत करना पड़ेगा। ये देखो इधर इधर ले जाएं, ये तो बहुत छोटू सा है तो उसमें छिपेगा नहीं, ये भी नहीं। इधर देखो ये छिप गया, ऑप्शन नंबर सी मिल गया, करेक्ट है, ठीक है। इसको लेके चलते हैं, देखते हैं भाई किधर मिलता है। इधर नहीं 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 ना 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 ना, ऑप्शन नंबर डी में। हाँ जी, डी में तो ये छुपा हुआ है, डी सही हो गया। इसको भी लेके चलते हैं सिमिलरली, ऐसे कुदाते कुदाते कड़बिक 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 कड़बिक, घोड़ा घोड़ा घोड़ा। ओहो, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देखो गड़बड़ क्या हो रहा है कि इसकी मुंडी ये ऐसे नीचे की तरफ है, जबकि यहां पे मुंडी ये ऊपर की तरफ निकली हुई है, तो यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना। तो हमें क्या करना भाई, गड़बड़ी हमें नहीं चाहिए यार, एक्यूरेट चाहिए। हम तो अर्जुन है भाई, सीधा चिड़िया के आंख में निशाना लगाने वाले हैं, फिर यहां ये थोड़ी बड़ी गड़बड़ी से काम नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर यस, डी 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 डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। फिट हो रहा है ना, बोलो बेटा, आगे चलें। नाउ we have done 40 questions of this model paper, total 40 क्वेश्चन कर लिए एंड 50 नंबर हमारी झोली में आ गए हैं। कितने, 50 नंबर्स we have gained 50 नंबर 50 मार्क्स, 50 नंबर, हाँ जी 50 नंबर हमारी झोली में आ गए। अब बताओ अगला सेक्शन कौन करे, मैथमेटिक्स करें या लैंग्वेज को पहले निपटा ले, बोलो तुम बोलो, सभी लोग जरा कमेंट में बताओ, मैथमेटिक्स करें या लैंग्वेज को निपटा ले। लैंग्वेज निपटा ले क्या, फिर मैथमेटिक्स पाएंगे, मजा आएगा। देखो बेटा, मैथमेटिक्स को करेंगे लास्ट में उसको करेंगे, और लास्ट में इतने शानदार तरीके से करेंगे भाई, शॉर्ट टिक, क्योंकि लास्ट में हमें जल्दीबाजी भी रहेगी, तो यार थोड़ी जल्दी जल्दी उसको करके निपटाएंगे। और जितना जल्दी मैथमेटिक्स पे करेंगे तुम्हारा ये दिमाग जो है ना उतना ही घिसेगा, और जितना ही घिसेगा फिर तुम उतना एग्जाम को घिसोगे, और यही तो करना है तुम्हें, ठीक है। सेव हो जाने दो फाइल वाइल यार, बीच में लाइट वाइट चली जाती है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, बाकी सब तो ठीक ही है। नाउ लेट अस मूव टू द मेंटल एबिलिटीज। नहीं, मेंटल एबिलिटी तो हो गया यार, मेंटल एबिलिटी तो हो गया। अब अपन चलते हैं, कहाँ चलते हैं, ये मैथ्स के दुनिया को पार करके हम लोग चलेंगे भाषा परीक्षण में। किसमें चलेंगे, भाषा परीक्षण में, यानी कि लैंग्वेज वाले सेक्शन में। बेटा कुछ भी नहीं है, ये जो निर्देश है इस निर्देश को मारो गोली, निर्देश में कुछ नहीं पढ़ना है। क्या ही पढ़ना, पढ़ सकते हो यार, तुम्हें ऐसी मर्जी है तो, ठीक है। लेकिन निर्देश में बस यही कह रहा है कि भाई 4 पैसेज है तुम्हारे पास, हर एक पैसेज के 5-5 क्वेश्चन है, और सिंपल सा आंसर दे दो, ज्यादा आनाकानी मत करो, ठीक है। लो जी, बात मानते हुए चलते हैं। दिस इज द फर्स्ट
दिस इज द फर्स्ट पैसेज। एंड जरा मुझे ये बता दो कमेंट सेक्शन में लिख करके कि ये तुम्हें क्लियरली विजिबल है कि नहीं। मैं भी थोड़ा देख लेता हूं, क्लियरली ये सब विजिबल है ना? यस, मुझे लग तो ऐसा रहा है। अगर थोड़ा सा मैं इसको सेट करूं क्या, आगे पीछे थोड़ा देखता हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, अब मेरे ख्याल से क्लियरली विजिबल है। चलो, पहले भी था यार, ठीक है। तो इस पैसेज में ना, पैसेज आप पढ़ना बेटा, पैसेज आप पढ़ना। देखो, पैसेज पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। एक मिनट यार, आंख में कुछ पड़ गया क्या? पैसेज पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पैसेज आपको एग्जाम में भी पढ़ना है। मैं यहां पे पढ़ के बताऊंगा तो कोई फायदा आपको नहीं होगा। आप खुद ही वीडियो को पॉज करो और इस पैसेज को पढ़ करके अपना आंसर दो। देखो, मैंने आपसे वादा किया है कि जो भी बच्चा सारे के सारे 80 क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेगा, मास्टर का दिल उसे जरूर मिलेगा। बड़ा महंगा है यार दिल मास्टर का, तो उसे जरूर मिलेगा। एक बात याद रखना, कमेंट सेक्शन में लिखना। आप सभी इसके आंसर्स लिखना कि क्या आंसर्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, एक साथ लिखना सारे के सारे 80 के 80 क्वेश्चन को। पैसेज पढ़ो, वीडियो पॉज करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उपर्युक्त गद्यांशानुसार इंसान के लिए धरती पर सबसे जरूरी चीज क्या है? अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द अर्थ फॉर ह्यूमन बीइंग? भैया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे भी बिना पैसेज के पढ़े क्या तुम बता सकते हो? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सांस। सांस में तेरी सांस मिली तो, है ना? तो सांस, ऑक्सीजन यहां पे लिखा हुआ है। धरती पर सबसे जरूरी चीज सांस है, मतलब ऑक्सीजन है, जिसके थ्रू हम लोग सांस लेते हैं। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो ऑक्सीजन हमारा सही आंसर हो जाएगा, दिस वन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा प्रकाश से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लाइट? बेटा, इसका आंसर मास्टर नहीं बताने वाला, ना 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 ना, इसका आंसर मास्टर नहीं बताएगा। ये क्वेश्चन इतना शानदार है ना भाई, मैं बता रहा हूं, इसमें से आई कैन बेट कि मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन रॉन्ग। मोस्ट ऑफ यू, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतर 95% लोग इस क्वेश्चन को गलती करने वाले हो। जरा बता दो मेरे मुन्ना, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कितने अर्जुन हैं जो इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। मैं देखना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में लिखना। स्पेशली इस क्वेश्चन पे मैं ध्यान देना चाहता हूं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर लिख लेना इस क्वेश्चन को बेटा, अगर चाहो तो। अगर तुम्हारा आंसर गलत होता है तो बताना, इसका मुझे आंसर तुम खुद बताना, ठीक है? और लास्ट में, या तो वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अभी तुम लोग एक काम करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर खुद ही बता दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ऑक्सीजन बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन? व्हाट इज रिक्वायर्ड होना चाहिए एक्चुअली यहां पे, ठीक है? तो ऑक्सीजन बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? जरा यहां पे देखो कि क्या लिखा है यहां पे। ऑक्सीजन, जिसके लिए सूरज की रोशनी काफी जरूरी है। किसके लिए? ऑक्सीजन बनाने के लिए। क्योंकि ऑक्सीजन कहां पे बनता है? याद तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं? साइंस में एक टॉपिक आता है प्रकाश संश्लेषण करके, यानी कि फोटोसिंथेसिस, जिसकी मदद से, जिस प्रोसेस में क्या होता है ना कि पौधे जो होते हैं सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और उस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है? ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, जो हमें यहां पे तो पढ़ना नहीं है अभी। फिलहाल यहां पे ये लिखा हुआ है कि सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है, फॉर विच सनलाइट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो द आंसर विल बी सनलाइट, दिस वन, ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर, आई डोंट नो द क्वेश्चन नंबर एक्चुअली, बट देखते हैं। उपर्युक्त सूक्ष्म जीव किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनाते हैं? बाय व्हाट प्रोसेस डू द अबव मेंशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक ऑक्सीजन? इस पैसेज में देखो एक चीज दिया हुआ है कि ऑक्सीजन की क्या जरूरत है, ऑक्सीजन बनता कैसे है, और एक ऐसे सूक्ष्म जीव के बारे में, जैसे वायरस वगैरह नहीं होते छोटे 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 छोटे, उसी तरह के एक कीटाणु टाइप से मान लो, जीवाणु टाइप से मान लो, कि वैसे ही कुछ है माइक्रोब्स, यानी बहुत छोटे जीव जो समुद्र के अंदर रहते हैं, एकदम अंधेरे में, समुद्र की तलहटी में एकदम रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग बिना प्रकाश की उपस्थिति के, बिना सनलाइट के प्रेजेंस के खुद वो क्या बना लेते हैं? ऑक्सीजन बना लेते हैं। तो उनके बारे में कहा गया है इस पूरे पैसेज में, जब तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा। क्या कह रहा है कि बाय व्हाट प्रोसेस द अबव मेंशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक ऑक्सीजन? देखो यहां कहीं लिखा हुआ है, बताओ मुझे, बताओ। विदाउट द नेम ऑफ दिस माइक्रोब इज दिस यहां पे नेम दिया हुआ है, दिस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इवन इन द डार्क एंड मेक ऑक्सीजन विदाउट सनलाइट, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू ए स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोसेस। स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोसेस कहां लिखा हुआ है? देखो, खास जैविक प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनाते हैं। तो जैविक प्रक्रिया यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, देखो इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नाइट्रोसोपोमिलस
मैरिटिमस, क्या अजीब सा नाम है यार, नामक सूक्ष्म जीव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये सूक्ष्म जीव अंधेरे में भी जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये समुद्र की बिल्कुल तलहटी में रहते हैं। देखो लिखा हुआ है कि समुद्र की गहराइयों में मौजूद सूक्ष्म जीव जो अरबों की संख्या में होते हैं, वो बिना सूरज के किरणों के ऑक्सीजन बना सकते हैं। बिना सूरज के किरण मतलब उन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है, फिर भी ऑक्सीजन बना रहे हैं, यानी कि वो अंधेरे में रह रहे हैं। बिल्कुल बात सही है। तो लिख रहा है कि दीज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इवन इन द डार्क, मतलब ये अंधेरे में भी रह सकते हैं, बिल्कुल सत्य वचन है। तो ये ऑप्शन सही है। ये ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं, दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, अरे नहीं भाई, ये तो ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी ये देखो, ये सूरज की रोशनी के सहयोग से ऑक्सीजन बनाते हैं, ना 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 ना, यहां पे लिखा हुआ है कि ये बिना सूरज की रोशनी के, देखो बिना सूरज की रोशनी के ऑक्सीजन बना सकते हैं। सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही सही दिख रहा है कि अंधेरे में भी जीवित रह सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पैसेज। देखो बेटा, ये नेक्स्ट पैसेज है, आप सभी को फिर से पढ़ना है, जैसा कि तुम पढ़ते आए हो अभी तक, पढ़ो इसको भी। स्क्रीन को पॉज करो सभी लोग। अगर तुम्हें पैसेज बिल्कुल क्लियरली नहीं दिख रहा है तो एक काम करो, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, थोड़ा क्वालिटी चेंज कर लो। क्वालिटी जो है, जितनी हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल है आपके मोबाइल में, क्वालिटी जरा चेंज कर लो आप लोग, तो आपको दिख जाएगा। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको दिखा दूं, क्या हिंदी अलग इंग्लिश अलग, ये लो मैं दिखाई देता हूं, देखते हैं कि भाई, लो ये हिंदी वाला पॉज करके पढ़ लो, फिर मैं इंग्लिश वाला आपको दिखाता हूं। पढ़ लिया, पॉज कर लेना, ठीक है। अब इंग्लिश वाला देखो, ये पैसेज, वीडियो को पॉज कर लेना प्लीज। देखो इतनी जल्दी पढ़ तो नहीं पाओगे, लेकिन वीडियो को पॉज कर लेना। चलो, पढ़ने के बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चंस पे भाई, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन पे ये जो हल्का हल्का शुरू नहीं, ये जो बड़े बड़े से क्वेश्चन है, ये हमारे संविधान के बारे में पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है इस पैसेज में। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, पहली लाइन में ही आंसर मिल रहा है, भारत। हमारा प्यारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो भारत भैया दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा इंडिया है ना। गणतंत्र का विलोम है। अच्छा सुनो, इसमें मैंने आपसे बताया था ना कि कई प्रकार के विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं, पर्यायवाची भी पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आपको थोड़े बहुत पर्यायवाची विलोम आपको याद करने हैं। और मैंने आपको अर्जुन बैच के अंदर ये सब कुछ दे रखा है बेटा। अर्जुन बैच के अंदर तुम जाना और अर्जुन बैच के अंदर लैंग्वेज सेक्शन के अंदर जाना। लैंग्वेज सेक्शन के अंदर जाकर के आप देखोगे यहाँ पे कि इंग्लिश मीडियम के अंदर इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम के अंदर हिंदी मीडियम का पर्यायवाची विलोम जो भी इंपॉर्टेंट है सब हमने दे रखा है, आपको याद कर लेना उस चीज को, ठीक है। चलो, तो उस चीज को याद कर लेना, बाकी ऐसे करते रहोगे तो काम अपना बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आप एग्जाम को आप बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, गणतंत्र का विलोम। गणतंत्र मतलब वो होता है, जैसे हमारा भारत जो है वो गणतंत्र है। गणतंत्र है मतलब यहाँ पे राजाओं का शासन नहीं है, यहाँ पे लोगों का शासन है। यहाँ पे क्या है, लोगों का शासन है। मतलब हम ही लोग तो नेता वगैरह चुनते हैं यार, चुनाव आते ही नेता लोग आ जाते हैं, या वोट दे देना हमें, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद अपने नेता चुनते हैं। और क्या होता है, इसका विलोम क्या हो सकता है, जहां पे राजा खुद ही स्वयं एकदम बलशाली से राजा बैठ गया कि उसके आगे कुछ नहीं यार, उसके आगे तुम्हारी चलने नहीं वाली है। राजा एक बार बोल दिया तो जो बोल दिया वही सत्य है। राजा दिन को दिन बोल दिया तो वही सत्य है, रात को रात बोल दिया तो वही सत्य है, ठीक है। तो इसीलिए इसका अपोजिट क्या होगा, राजतंत्र, मतलब जहां पे राजा का शासन चलता हो, ठीक है, जहां पे राजा का शासन चलता हो, मोनार्की इसका मतलब होता है अंग्रेजी में। बात आ रही है समझ में। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा देश कब आजाद हुआ था? अरे अच्छा सुनो, यहां पे तो हमारा संविधान कब बना था ये लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज द जनरल क्वेश्चन, वेरी जनरल क्वेश्चन। अरे भाई ये किसको नहीं पता होगा हमारे भारत के बारे में, कब आजाद हुआ था बताओ? 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ये पैसेज में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने बोला था कि कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इस पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। भारतीय संविधान में किस प्रकार का गणराज्य बनाने की बात कही गई है? विच टाइप ऑफ रिपब्लिक वॉज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस तरह की रिपब्लिक बनाने की, किस तरह की गणराज्य बनाने की बात कही गई है? तो देखो यहां पे क्या लिख रहा है कि एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो सब कुछ है क्या, समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, लोकतांत्रिक भी है, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा उपरयुक्त सभी। यहां पे लिखा हुआ है बेटा, देखना कहां लिखा हुआ है। अरे कहां है भैया, कहां गया यहाँ पे, हाँ अरे 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 अरे
सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। तो सोशलिस्ट भी है, सेक्युलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है, तो हमारा ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन होगा, ए बी सी में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज। और ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके होंगे? 60 क्वेश्चन, ठीक है। 50 नहीं, एक मिनट में 50 क्वेश्चन, 40 मेंटल एबिलिटी है और 10 ये वाले क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में किन विचारों को समर्पित गणराज्य बनाने की आकांक्षा करता है? भारतीय संविधान किन विचारों को समर्पित गणराज्य बनाने की आकांक्षा करता है? तो यहां पे देखो कि लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की आकांक्षा रखता है, ठीक है। और क्या है और देखते हैं। हाँ, यहां पे कह रहा है कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण, दो चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। लोकतंत्र को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अच्छा, एक चीज और देखो, यहां पे दिया हुआ है कि इसकी प्रस्तावना, थोड़ा सा कठिन पैसेज आपको लग सकता है। इसकी प्रस्तावना में हमारा संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो ये धार्मिक, आर्थिक, परतंत्र तो है नहीं, समानता जरूर से है यहाँ पे, तो समानता यहाँ पे आपको मिलेगा। इक्वालिटी, यू कैन फाइंड आउट इक्वालिटी इन दिस पैसेज। यहाँ पे देखो इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो इक्वालिटी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, इक्वालिटी। सो इस तरह से हमने 2 पैसेज कर लिए हैं। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड पैसेज, एंड दिस थर्ड पैसेज इज ऑन योर स्क्रीन। जरा अच्छे से इसको पढ़ लो आप लोग, हमेशा की तरह, प्यारे बच्चों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ लो इसको। पढ़ लिया? एक काम करता हूं, फिर वैसा ही कर देता हूं, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूं ताकि तुम्हें दिखे, हिंदी इंग्लिश अलग अलग दिखे और तुम्हें पता चले, ठीक है। ये लो, ये हमारा हिंदी का हो गया, इसको जरा से तुम पढ़ लो, उसके बाद पॉज करके पढ़ लो, फिर मैं इंग्लिश का दिखाता हूं। लो भाई, इंग्लिश वाला भी देख लो यार, इंग्लिश वालों के साथ धोखा नहीं। इंग्लिश वाला पैसेज ये है, तो इंग्लिश वाला पैसेज भी पढ़ लो, फिर हम लोग एक काम करते हैं, चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पढ़ो, पढ़ लिया क्या? आ जाओ जी। अगर पढ़ लिया है किताबों की तरह, किसकी तरह पढ़ लिया है? सुनो, तो अगर पढ़ लिया है तो आ जाओ, हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। क्या कह रहा है कि ये एक्चुअली जो ये पैसेज है ना, वो छत्तीसगढ़ में जो डांस के फॉर्मेट्स है ना, जो डांस वहां के लोक नृत्य वगैरह हैं, उनके बारे में दिया गया थोड़ा सा, तो जरा देखो, अच्छा पैसेज है, मजा आएगा। उपर्युक्त गद्यांश में किस राज्य का जिक्र किया गया? तो भैया छत्तीसगढ़ का, पहले ही लाइन में दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य, द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का जिक्र किया गया है, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया गया है। कक्सार नृत्य के माध्यम से युवक और युवतियों को क्या अवसर प्राप्त होता है? व्हाट अपॉर्चुनिटीज डू यंग मेन एंड वुमेन गेट थ्रू कक्सार डांस? तो कक्सार डांस के थ्रू क्या यंग मेन एंड वुमेन को क्या मिलता है? देखो यहाँ कहाँ है? अरे मस्त चीज है रे बाबा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि नाचो और दुल्हनिया ले जाओ। कहाँ लिखा हुआ है? अरे भाई कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, इस नृत्य के माध्यम से किसके बारे में बात कर रहा है? कक्सार एक नृत्य होता है, कक्सार जो कि देवताओं को, फसल या वर्षा की देवता को प्रसन्न करने के लिए छत्तीसगढ़ में कक्सार एक नृत्य किया जाता है संगीत के साथ। तो उसमें क्या होता है ना कि इस नृत्य के माध्यम से युवक और युवतियों को अपना जीवन साथी ढूंढने का अवसर भी प्राप्त होता है। तुम्हें अभी फ्रेंड ढूंढना है अपना, है ना? अभी जीवन साथी लायक हुए नहीं हो बेटा। मास्टर का भी यार, मास्टर की उम्र देखो यार, मास्टर की उम्र तो निकल रही है, पर चलो क्या ही है पढ़ाने में, ठीक है। तो तुम लोग यार सुधरोगे नहीं। सुनो, तो जीवन साथी ढूंढने का अवसर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। जीवन साथी, एक मिनट, कहां गया? टू फाइंड ए लाइफ पार्टनर। एक मिनट, ये थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया यार, थोड़ा गलती से ना इधर उधर निकल जाता है। तो देख लो, ऑप्शन नंबर ये चेक कर लेना, इसमें बी है एंड इसमें ए है, टू फाइंड ए लाइफ पार्टनर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छत्तीसगढ़ के विविध नृत्य रूपों का श्रेय किसे दिया जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद द वेरियस डांस फॉर्म्स ऑफ छत्तीसगढ़? तो यहां पे लिखा हुआ है कि बस्तर जिले के अबुझमरिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक सुप्रसिद्ध नृत्य है, और इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा क्रेडिट भी देते हैं। तो कहां लिखा हुआ है? देखो, जनजातियों को समर्पित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, ट्राइब्स को समर्पित किया जाता है। देखो लिखा हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ ट्राइब्स हु लिव टुगेदर हार्मोनी इन दिस स्टेट आर एट्रीब्यूटेड टू, मतलब क्रेडिटेड या फिर एट्रीब्यूटेड का मतलब याद रखना, इंग्लिश में वही चीज होगा, ठीक है। इस गद्यांश में फसल या वर्षा की देवता के रूप में किसे संबोधित किया गया है? फसल या देवता के रूप में किसको संबोधित किया गया है? देखो, फसल या देवता के रूप, फसल या
वर्षा के देवता के रूप में। यहां लिखा हुआ है कि यह नृत्य फसल या वर्षा के देवता ककसार को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। बहुत सारे बच्चे पहले से जिनको पता होगा कि वर्षा के देवता कौन होते हैं, इंद्र होते हैं, लेकिन इस पैसेज के अनुसार वर्षा के देवता जो छत्तीसगढ़िया लोग मानते हैं, जो मतलब ये जनजाति को लोग मानते हैं, उनके हिसाब से ये जो ककसार देवता है वो वर्षा या फिर फसल के देवता है। क्लियर है बात? तो हमें क्या लेकर के चलना है? ककसार को लेकर चलना है। आंसर हमारा ककसार होगा, ना कि इंद्र। ध्यान रखना, अपने मन से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पैसेज में जो दिया है सिंपल वही लेते हुए चलना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दिस पैसेज। ककसार नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में प्रसिद्ध है? ककसार डांस इज फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। देखो, ककसार डांस जो है फेमस है वो कहां है? छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में। कहां पे? बस्तर जिले में। बस्तर जिला कहां है बेटा? देखो तो यहां पे कहां लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में। देखो, ट्राइब इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ, देखो, परफॉर्म बाई द अबुझमरिया ट्राइब इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। वेल नोन मतलब प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बस्तर जिले में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। यस, लास्ट क्वेश्चन। देखो ये लास्ट क्वेश्चन लास्ट पैसेज, इसके बाद पूरा मैथमेटिक्स तो बाकी है बेटा। ध्यान से पढ़ो, सभी लोग इसको पढ़ो। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स करेंगे रे आज, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे बेटा, बिल्कुल तोड़ के गर्दा मचा देंगे आज तो, बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे। ये देखो, सीता एक प्यारी शरारती बच्ची है, तुम्हारी तरह। सीता एक प्यारी शरारती बच्ची है, पर कभी इन शरारतों से किसी का नुकसान नहीं हुआ है। सो दिस पैसेज इज ऑल अबाउट अ डिसेंट गर्ल, एक क्या मिस्चीवियस गर्ल, सीता, लिटिल मिस्चीवियस गर्ल। तो सीता के बारे में ये पैसेज पढ़ो तुम, और उसके बाद ये जरा अंग्रेजी माध्यम के हमारे विद्यार्थी भी इस पैसेज को पढ़ेंगे। फटाक से पढ़ लिया, चलो पॉज करके पढ़ो। इतना जल्दी कौन ही, इतना जल्दी यार मास्टर नहीं पढ़ेगा, तुम क्या ही पढ़ोगे इतना जल्दी क्या ही पढ़ोगे। चलो, कृतज्ञ का विलोम है पहला क्वेश्चन। देखो यहां पे दिख रहा है कृतज्ञ का विलोम है। अब जरा देखो बेटा, कृतज्ञ मतलब क्या होता है, बात समझना। कृतज्ञ मतलब वो होता है जो उपकार को माने, जो किसी के द्वारा किए गए परोपकार को, उपकार को माने। जैसे मैंने तुम्हें पानी पिला, तुमने हमको मास्टर को यार जहर दे दिया उठा के, कृतज्ञता है ये है? यार मास्टर को, जब मास्टर ने तुम्हें पानी पिलाया तो तुम्हें मास्टर को क्या पिलाना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहिए। तुम्हें मास्टर को शरबत पिलाना चाहिए, तुमने मास्टर को जहर दे दिया। ना रहेगा मास्टर, ना चलेगी क्लास, और ना जाएंगे नवोदय। ऐसा है क्या तुम्हारा? ऐसा है क्या? तो आपको क्या करना है, सुनो, सिंपल है भाई, कि जो उपकार को माने, जो किसी के द्वारा किए गए आपके ऊपर उपकार को माने, उसको हम लोग कृतज्ञ बोलते हैं। कृतज्ञ का उल्टा होता है, विलोम होता है कृतघ्न। तुम्हारे जैसे बच्चे जो वीडियो तो देखते हैं पर शेयर नहीं करते हैं, मास्टर के उपकार को नहीं मानते। चलो, वैसे मास्टर का उपकार नहीं है ये तो मेरा कर्तव्य है जो मैं निभा रहा हूं। बाकी यार तुम्हें नवोदय विद्यालय में ले जाकर के ही छोड़ूंगा। आ जाओ। ये द एंटोनिम ऑफ ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब अनग्रेटफुल, इंग्लिश में तो और इजी है। ग्रेटफुल का एंटोनिम मतलब विपरीत, तो अनग्रेटफुल हो गया। सीता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सी बात ये सीता के बारे में सही नहीं है। सीता शरारत करती थी, हाँ जी, पहले ही उसमें दिया यार। सीता इज अ लवली लिटिल मिस्चीवियस गर्ल, लवली लिटिल मिस्चीवियस गर्ल। मिस्चीवियस मतलब शरारती बच्ची है ना, तो शरारत तो करती थी। सीता बीमार हो गई, हाँ जी, एक दिन बीमार तो हो गई। देखो, पिता से कहा मैं जल्दी, हाँ देखो, एक दिन सीता बीमार हो गई, यहां लिखा हुआ है, और यहां भी लिखा हुआ है वन डे सीता बिकेम इल। तो यस, बीमार भी हो गई। सीता ने अपने पिता की बात नहीं मानी ना जी, पिता की बात तो उसने मानी। बहुत ही क्या बच्ची है, अरे क्या बोलते हैं उसके यार, जो बात मानते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे जो बात मानते हैं, मास्टर भी ना, जो बात मानते हैं यार, उसको क्या बोलते हैं? ओबीडियंट ओबीडियंट उसको क्या बोलते हैं? आज्ञाकारी। तो मास्टर के दिमाग से खिसक रहा है। तो बहुत ही ये प्यारी बच्ची, बहुत ही आज्ञाकारी बच्ची है, उसने बात मान ली अपनी पापा की। उसके पापा ने क्या किया कि बेटा आपको भगवान जी ने ठीक किया है, तो आपको क्या करना है? भगवान को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और उनका धन्यवाद करो कि प्रभु आपके चलते मैं ठीक हो गई। तो उसने क्या किया? बात मान लिया। उसने यह सुनकर सीता ने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद किया। तो यानी कि उसने बात माना। अरे माना नहीं माना, बात उसने माना। यस, तो उसने बात माना। तो सीता शरारती तो थी, बीमार हो गई, लेकिन अपने पिता की बात नहीं मानी। ना 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 बेटा, उसने बात मान ली, यानी ये कथन असत्य है, ये गलत कह रहा सीता के बारे में। बोलो, मार दे क्या ऑप्शन को? यस, ऑप्शन नंबर ये हमारा, दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, कि ये ऑप्शन सत्य है क्योंकि ये सीता के बारे में असत्य बात कह रहा है। क्या ये ऑप्शन सत्य है क्योंकि सीता के बारे में असत्य बात कर रहा है? और हमें ढूंढना यही है कि कौन सा कथन असत्य है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो,
पिता ने सीता से ठीक होने के लिए क्या करने को कहा? भूखे रहने को कहा, व्यायाम करने को कहा, या भगवान से प्रार्थना करने को कहा? व्हाट डिड द फादर आस्क सीता टू गेट वेल? कहां यहां पे लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है हाँ मेरी बच्ची। पिता ने कहा ओ मेरी बच्ची तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, इसके लिए हमें एक बार भगवान से प्रार्थना करनी होगी। क्या करनी होगी? फॉर दिस वी हैव टू प्रे टू गॉड। प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करनी होगी। भाई भगवान से प्रार्थना करने, ऑप्शन नंबर प्रेइंग टू गॉड। इसमें देख लो ऑप्शन फिर से इधर उधर है, थोड़ा देख लेना। उपर्युक्त गद्यांशानुसार हमें किनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए? मतलब हमें किनके प्रति अपना उपकार दर्शाना चाहिए, जो जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, किनके प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए, है ना, उनके उपकार को मानना चाहिए। ठीक है, किनके प्रति? जो हमसे द्वेष रखते हैं, जो हमसे मदद मांगते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, यस, जो भी हमारी मदद करते हैं उनके प्रति हमें भी ग्रेटफुल होना चाहिए, हमें भी कृतज्ञ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हु हेल्प अस। ठीक है, दोज हु हेल्प अस। तो यहां पे लिखा हुआ है, कहां देखो लिखा हुआ है कि ग्रेटफुल, वी शुड बी ग्रेटफुल टू ऑल दोज हु हेल्प अस। मतलब जो भी हमारी मदद करते हैं हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। देखो, हमें उन सभी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं। सो ऑप्शन विल बी दोज हु हेल्प अस, ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज एज वेल एज द लैंग्वेज सेक्शन। ठीक है, तो लैंग्वेज सेक्शन का भी ये लास्ट पैसेज है बेटा। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। गिव सुटेबल टाइटल ऑफ द अबव पैसेज। क्या? जैसे को तैसा, कृतज्ञता, पछतावा, नटखट बच्ची, टिट फॉर टैट, ग्रेटिट्यूड, सॉरी, नॉटी गर्ल। देखो ये पूरा का पूरा पैसेज किस बारे में है? सबसे पहले पैसेज की जान को समझो, पैसेज का जीस जो है ना वो समझो। पैसेज में क्या कहा कि एक बच्ची जो बीमार थी, उसके पिता ने उसने पिता से पूछा कि पापा मैं कैसे ठीक होंगी? पापा ने वापस रिप्लाई किया बेटा भगवान की प्रार्थना करो तो तुम ठीक हो जाओगी, ऐसा ही तो बोला। तो जब भगवान की उसने प्रार्थना की, अगले दिन वो ठीक हो गई। भाई दवाइयां भी खाई, ठीक हो गई अगले दिन। उसके बाद उसके पापा ने समझाया कि जो भी हमारी मदद करते हैं उनके प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, है ना। तो इस पूरे जो पैसेज का वो है, जो निचोड़ है वो क्या है कि हमें दूसरे के प्रति जो हमारी मदद करें उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए हमारे अंदर, ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। वी शुड एक्सप्रेस और ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हु हेल्प अस। ठीक है, तो जो भी हमारी मदद करें उनके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड का भाव रखना चाहिए। तो ये सही, सबसे सही जो होगा, कृतज्ञता हमारा सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। देखो इसमें कितने अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन किए बेटा कि कृतज्ञता, ये उपयुक्त शीर्षक वाले क्वेश्चन हमने सुझा दिए आपको यहां पे। बाकी आप देखो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहां पे किए जो कि पैसेज से हटकर ही थे। जैसे यही देखो विलोम शब्द हमने पूछ लिया, यहां पे हमने 15 अगस्त वाला वो पूछा ना, 15 अगस्त वाला कहां गया? जो एक लगभग क्या बोलते हैं उसको, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। 15 अगस्त वाला किधर गया? ये जो कि पैसेज में नहीं था। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है आपको। चलो अब इसका आंसर मैं एक का मैंने बोला था ना कि आंसर मैं आपको बताऊंगा किसका, इसका आंसर कि निम्न में से कौन सा प्रकाश से संबंधित नहीं है। चलो अब बता ही देता हूं वरना तुम लोग फालतू कंफ्यूज रहोगे। मैं बताता हूं, ये जो प्रकाश वर्ष है ना, बहुत सारे बच्चे इसको सोचेंगे ये तो प्रकाश से संबंधित है। देखो सबसे मतलब प्रकाश से तो लगभग सभी संबंधित है, क्योंकि जो प्रकाश वर्ष होता है वो एक दूरी की यूनिट है। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, तो ये दूरी नाप रहे हैं ना। तो प्रकाश वर्ष भी दूरी की ही यूनिट है, दूरी की ही यूनिट है प्रकाश वर्ष भी। उससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे लाइट एक साल में जितना दूर जाएगा वो पूरी दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। फिलहाल इससे कुछ ज्यादा आपको मतलब नहीं है, लेकिन बल्ब, यस बल्ब प्रकाश देता है। उजाला तो प्रकाश का पर्यायवाची ही है। अंधेरा, जब प्रकाश ना हो तो अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो बल्ब, ग्लो एंड डार्कनेस ये सभी प्रकाश से संबंधित है। देखो कहने को तो लाइट ईयर भी प्रकाश से ही संबंधित है, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये प्रकाश से रिलेटेड ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये किलोमीटर का यूनिट है, इस ये दूरी का मापक है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसीलिए मैंने बोला अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 20 क्वेश्चंस ऑफ दिस लैंग्वेज सेक्शन एज वेल एज वी हैव कंप्लीटेड द मैथमेटिक्स, नो नॉट द मैथमेटिक्स, वी हैव कंप्लीटेड द मेंटल एबिलिटी सेक्शन। तो कुल मिलाकर के 60 प्रश्न हमने कर लिए, और मुझे लगता है बेटा कि तुम्हें इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इन 60 प्रश्नों के लिए, इन 60 प्रश्नों के लिए हमें 75 नंबर तो मिल ही जाएंगे। बेटा क्या तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं अभी लिखो, कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं अभी लिखो। उसके बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स क्वेश्चन एंड विल डू ऑल द 20 मैथमेटिक्स क्वेश्चन इन दिस सेम सेशन एज इन दिस सेम सेशन ओनली। ठीक है, तो सभी लोग करो एक बार, तब तक मास्टर पानी वानी पी ले यार। ठीक है, सब लोग करो, मैथमेटिक्स पे चलते हैं अभी। चलो
मैथमेटिक्स वाले पार्ट पे बढ़ते हैं बेटा। सभी लोग जल्दी जल्दी इसको जो भी छूटा उटा है कर लो, और मैथमेटिक्स के पार्ट पे बढ़ते हैं। बढ़िया से करेंगे, पूरा का पूरा पूरा मैथमेटिक्स करेंगे रे भैया आज, पूरा मैथमेटिक्स करेगा भाई मास्टर तुम्हारा। जल्दी से बेटा चलो। एक मिनट, ये नहीं ये क्वेश्चन पहले वो मुझे पढ़ने दो, रुक जाओ एक मिनट, रुकना ज़रा बेटा। क्वेश्चन ये नहीं तो हाँ, ये पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा। जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे सभी लोग। मैथमेटिक्स का जो आंसर है कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, ऐसा 20 क्वेश्चन कुल हम लोग मान लेंगे ना, पहला क्वेश्चन मान करके चलते हैं, अच्छे से करते हुए चलेंगे। चलो, कह रहा है कि 999 की, ये पेन तो दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है, 999 की उत्तरवर्ती संख्या तथा पूर्ववर्ती संख्या का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग नंबर ऑफ 9999। तो देखो 9999 की उत्तरवर्ती संख्या मतलब क्या, इसके एक बाद वाली संख्या। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं बेटा, उत्तरवर्ती संख्या मतलब ये 9999 है, तो 10,000 क्या हो जाएगा उत्तरवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या प्रीसीडिंग नंबर मतलब इससे एक कम, यानी कि 9998। 9998 एक कम हमारी संख्या हो गई, और ये उत्तरवर्ती संख्या है। तो इस उत्तरवर्ती संख्या को अपन क्या करें ना, एक काम करते हैं, ये जो उत्तरवर्ती संख्या, सुनना बेटा, ये जो उत्तरवर्ती संख्या है इसको हम लोग इधर लेके आ जाते हैं और इसमें जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, देखो कितना अच्छे से हम लेके आ गए है ना, इसको जोड़ लेते हैं, इसको फटाक से जोड़ लेंगे बेटा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 19,998 हो जाएगा। उत्तरवर्ती मतलब बाद की संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, तो 19,998 हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है कि 5 अंकों की, क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा देखो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान रखना, कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अच्छा सुनो, छोटा से छोटा 3 अंकों का अभाज्य संख्या कौन सा होता है ये बताओ। देखो पहली बात तो ये समझो कि 99 सबसे बड़ा नंबर है 2 अंकों का, इसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो आती है वो हमारी आती है 100। लेकिन बेटा क्या ये 100 अभाज्य संख्या है? मास्टर ना जी, ये 100 तो अभाज्य नहीं है। तो अगर 100 अभाज्य नहीं है, इससे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्या 101 अभाज्य संख्या है? इज 101 प्राइम नंबर? यस, 101 हमारा प्राइम नंबर है। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है। कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बेटा क्या होगी? 1 के आगे 4 जीरो लगा दोगे अगर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये बन जाएगी, है ना? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। यस बिल्कुल गुरुजी। तो उसमें हमें 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या को जोड़ देना है। तो 101 को इसमें ऐड कर दोगे, सो दिस विल बी 10101। सो 10101 द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए ना, तो आप सिंपल एक बात बोलना, सिंपल क्वेश्चन को एक बात बोलना कि क्वेश्चन सुनो, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने आने की। क्या बोलना है? क्वेश्चन सुनो, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने आने की। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या करना है? गुणनफल में इकाई के अंक को निकालना है ना, तो आपको सिंपल सी चीज करनी है। तो सबका इकाई का अंक आप देख लो, इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, इसके भी यूनिट प्लेस पे 2 है, और ये तो भैया है ही अकेला, ये तो है ही अकेला। तो सबका गुणा करो, देखो सबके यूनिट प्लेस का गुणा करो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ रहा है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो टोटल 16 आ रहा है ना। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ रहा है। तो 16 में इकाई का अंक क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द यूनिट्स प्लेस इन 16? सो वी कैन सी हियर दैट यूनिट्स प्लेस इन 16 इज 6। सो 6 इज द करेक्ट आंसर। 6 इज द करेक्ट आंसर बेटा, 6 इज द करेक्ट आंसर। देखो ठीक है, 6 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर 3। मास्टर बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेता है, उसके बाद उसको लगता है कि क्वेश्चन बढ़ ही नहीं रहा है, नंबर को आगे बढ़ाता ही नहीं है। ये देखो क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 36 कमरे, कितने कमरे हैं? एक विद्यालय में 36 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 3 पंखे और 2 एलईडी बल्ब लगे हैं। पूरे विद्यालय के लिए कितने स्विच की जरूरत होगी अगर हर 3 पंखे के लिए 2 और प्रत्येक 2 एलईडी बल्ब के लिए 1 स्विच चाहिए? देयर आर 36 रूम। ठीक है जी, 36 कमरे हैं टोटल, 36 कमरे हैं एक विद्यालय में, 36 कमरे हैं। क्या कह रहा है कि हर एक रूम में
3 ठो तो भाई पंखा लगा है और 2 एलईडी बल्ब लगा है। बहुत पंखा यार, पंखा एलईडी बल्ब से ज्यादा लगा है। तो 3 फैन लगा है, हर एक रूम में 3 फैन लगा है और हर एक रूम में 2 एलईडी बल्ब भी लगा है। 2 एलईडी बल्ब, अरे एलईबी नहीं, एलईडी बी का बल्ब लिख दिया मैंने। 2 एलईडी बल्ब लगा है। कह रहा है कि हाउ मेनी स्विचेस विल बी नीडेड फॉर द होल स्कूल, मतलब पूरे स्कूल में कितने चुटपुटिया स्विच जिसे बंद करते हैं वो लगेंगी अगर हर एक 3 पंखे के लिए एक स्विच चाहिए एंड हर एक 2 बल्ब के लिए एक स्विच चाहिए। इफ 2 फॉर, एक मिनट नहीं 2 फॉर एवरी 3 फैंस, मतलब 2 स्विच चाहिए 3 पंखों के लिए, 2 स्विच चाहिए 3 पंखों के लिए एंड 1 फॉर 2 एलईडी बल्ब। 2 बल्ब के लिए कितना चाहिए? 2 बल्ब के लिए बोलो बेटा कितना चाहिए? 2 बल्ब के लिए हमें चाहिए एक स्विच। तो देखो एक बात समझो यहां पे कि कुल मिलाकर के एक कमरे में 3 पंखे हैं, है ना, और एक कमरे में 2 एलईडी बल्ब है। तो ये हम एक कमरे की बात कर रहे हैं। कितने कमरे की बात कर रहे हैं? एक कमरा की बात कर रहे हैं, एक कमरा का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कमरे में 3 पंखा है और यहां पे कह रहा है कि 3 पंखे के लिए 2 स्विच चाहिए, यानी कि इन 3 पंखों के लिए 2 स्विच तो हमने लगा दिया, ठीक है। और इन 2 एलईडी बल्ब के लिए हमने कितना स्विच लगा दिया? हमने एक स्विच लगा दिया, क्योंकि एक ही स्विच जो है लगेगा एलईडी बल्ब में। एलईडी बल्ब में कितना स्विच लगेगा? एक स्विच लगेगा एंड 1 फॉर एवरी 2 एलईडी बल्ब। कह रहा है कि 2 एलईडी बल्ब के लिए एक ही स्विच की रिक्वायरमेंट है। अब भाई एक कमरे की कहानी पूरी हो गई, मतलब एक कमरे में 2 + 1 यानी कि 2 + 1 टोटल 3 स्विच लगने वाले हैं। कितने कमरे में? एक कमरे में। एक रूम में बेटा, एक रूम बराबर कितना? 3 स्विच। टोटल कितने कमरे मास्टर? 36। कितने कमरे? 36। तो 36 का गुणा कर देंगे। एक रूम में 3 स्विच, तो 36 रूम में कितने स्विच बेटा? एक रूम में 3 स्विच, तो 36 रूम में 36 गुणे में 3, 3 3 का 9, 6 3 का 18, 108 ठो स्विच जो है लगने वाले हैं। टोटल 108 स्विचेस विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू क्या? इन ऑर्डर टू क्या करना है यार? इन ऑर्डर टू सबको ऑपरेशनल करने के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक देम रनिंग या फिर मेक देम ऑपरेशनल, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये तो थर्ड हो गया यार, 5th पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रत्येक 20 मिनट, 0.5 घंटा, 0.75 घंटा तथा एक सही 1/4 घंटा के अंतराल में एक बीप देते हैं। सभी उपकरणों ने यदि सुबह 6 बजे एक साथ बीप दिया तो वे पुनः कब एक साथ बीप देंगे? 4 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस गिव अ बीप एवरी 20 मिनट, 0.5 hours, 0.75 hours, 1 whole 1/4 hours respectively. If all the devices beep together at 6 in the morning, when will they beep again simultaneously? समझो क्वेश्चन को बेटा। एक काम करते हैं ना, हमारे पास 3 समय के यूनिट्स हैं, एक 20 मिनट, एक 0.5 घंटा, एक 4 है तथा ये है। सबको सबसे पहला काम ये करते हैं कि सबको अपन बदल लेते हैं, किसमें? मिनट्स में बदल लेते हैं। किसमें? मिनट्स में बदल लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अगर मिनट में बदलें तो 20 मिनट तो 20 मिनट ही है भाई। 20 मिनट के बारे में क्या ही कहना, 20 मिनट तो 20 बराबर ये 20 मिनट तो है ही ऑलरेडी 20 मिनट। 0.5 घंटा को, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 30 मिनट हो गया। 0.75 घंटा को बदलने के लिए मिनट में फिर 60 से गुणा कर देंगे तो ये 45 मिनट हो जाएगा। अब देखो एक सही 1/4 घंटा, मतलब 1 + 1/4। एक सही 1/4 का मतलब 1 + 1/4। एक घंटे में होता है 60 मिनट और 1/4 को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दोगे तो 4 से काटोगे 15 आ जाएगा, 15 मिनट। ये तो 60 + 15 यानी कि 75 मिनट। कहने का मतलब यह है कि एक सही 1/4 घंटा, 1 whole 1/4 आवर को हम लोग मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे और जब हम लोग 60 से गुणा करेंगे तो ये 75 मिनट आ जाने वाला है। तो हमारे पास जो 4 के 4 समय थे, वी गॉट देम इन मिनट, वी हैव कन्वर्टेड देम इन मिनट, तो इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है? आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में जब भी बेल वाले क्वेश्चन आए, रिंगिंग वाले कुछ क्वेश्चन आए या फिर इस तरह के कुछ बीप वाले क्वेश्चन आए तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सीधा HCF निकालना है बेटा। क्या? HCF निकालना है। क्या? ध्यान से समझना, HCF निकालना है। अच्छा, HCF निकालने का तरीका मास्टर हम जानते हैं यार, ऐसा इतने गंवार नहीं है। ओहो सॉरी, LCM निकालना है। देखो मास्टर फ्लो में निकल गया। LCM आपको निकालना है। क्या करना है? LCM निकालना है बेटा। LCM निकालने के लिए ना एक काम करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए 20 है ना, तो 20 को 2 दूनी 4 पंजे 20 लिखते हैं। 30 है ना,
तो 30 को 2 गुणे 3 गुणे 5 लिखते हैं, ठीक है। 45 है ना, तो 45 को हम लिख सकते हैं 3 3 का 9 पंजे 45 लिखते हैं। और 75 है ना, तो 75 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 5। देखो ध्यान से सुनना, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या ज्यादा बार आई हो, ध्यान सुनना, जो संख्या ज्यादा बार आई हो उसको लिखते हैं। तो 2 यहाँ पे 2 बार आया तो भाई इसको ले लो, 5 यहाँ पे 1 बार आया, यहाँ पे 1 बार आया, यहाँ पे 1 बार आया, लेकिन 5 यहाँ पे 2 बार आया है तो इसको ले लो, ठीक है। अब देखो 3 कहां पे ज्यादा बार आया है, 3 इसमें ज्यादा बार आया है, यानी कि 3 गुणे 3। अब देखो अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसमें एक तो 2 है, एक तो 3 है, एक तो 5 है, लेकिन सारे के सारे एक एक बार ही आए हैं। हमें तो 2 2 बार मिल जा रहा भाई, 2 भी यहां पे 2 बार मिल गया, 3 भी यहां पे 2 बार मिल गया, 5 भी यहां पे 2 बार मिल गया। और मैंने तरीका आपको क्या बताया, बोलो बेटा तरीका क्या बताया है, तरीका बताना। तरीका हमने ये आपको बताया है कि हम क्या करते हैं, जो ये हमने बॉक्स बनाया ना, इनको मल्टीप्लिकेशन कर लेना है तो आपका एलसीएम मिल जाएगा। तो 2 गुणे 2 हो गया, 3 गुणे 3 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। सो व्हाट इज द आंसर, 2 दूना 4 3 12 3 36 25 180 और 180 पचे 900, यानी कि 900 मिनट बाद, 900 मिनट बाद वो फिर से एक बार बीप देंगे। अच्छा ये 900 मिनट हमारा आया, ये तो एलसीएम आ गया जो कि 900 मिनट आया। अब इसको हम लोग किस में करेंगे, इसको हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, घंटा में, अरे घंटा नहीं घंटे ऑर्स में, ठीक है। तो 60 से भाग देना पड़ेगा गुरुजी, बिल्कुल 15 6 का 90, यानी कि 15 घंटे बाद, 15 घंटे बाद, 15 घंटे बाद फिर से ये बीप देंगे। अच्छा सुबह 6 बजे बजे थे, ध्यान से समझना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना बेटा, कि सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे यानी कि 6 AM पर ये बजे थे घंटी सब एक साथ, सुबह 6 बजे, ठीक है। तो ये सुबह 6 कहीं यहां पे बज रहा होगा। अच्छा देखो अगर मैं सुबह 6 की बात करता हूं तो जब मैं 12 घंटे का एक चक्कर लगाता हूं तो 6 PM हो जाएगा। ये 12 घंटे बाद, देखो पूरा दिन 12 घंटे का होता है, तो 12 घंटे बाद 6 PM हो जाएगा। लेकिन अभी हमारी कहानी रुकी नहीं है, हमें कितना जाना है, हमें तो 15 घंटा चाहिए ना बेटा, मुन्ना हमें 15 घंटा चाहिए। तो 6 PM शाम हो गई, लेकिन रुकेंगे नहीं, अभी हम और आगे जाएंगे, यहां तक जाएंगे, क्योंकि हमें 15 घंटा चाहिए तो 12 के बाद 3 घंटा और बढ़ा दो, तो 6 3 घंटा और हमने बढ़ा दिया, तो 6 3 9 PM हो गया। हमारा आंसर क्या होने वाला है, 9 PM विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि रात को 9 बजे फिर से एक साथ बजेंगी, है ना। अच्छा क्वेश्चन, घड़ी वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा यूज आया, और हमारा क्या यहाँ पे एलसीएम कॉन्सेप्ट भी यूज आया, फिर हमें कन्वर्जन का भी कॉन्सेप्ट यूज किया, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक में मर्ज करके ये थे। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन था, 9 बजे रात को हमारा ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो एक विद्यालय में कुल 1750 बच्चे हैं, उनमें से 7/10 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देयर आर टोटल 1750 चिल्ड्रेन in a school and 7/10 of them are boys, then find the number of girls। देखो 1750 लड़के टोटल हैं, ठीक है। तो 1750 लड़के में से क्या कह रहा है कि 7/10 लड़के हैं, तो बॉयज कितने हैं बेटा, ध्यान देना, बॉयज बराबर 7/10 हैं, और गर्ल्स कितनी होंगी, अगर बॉयज 7/10 हैं तो यहां से शॉर्ट टिक समझना कि 10 में से 7 आपको घटा देना है, तो गर्ल्स हो जाएंगी 3/10, क्योंकि 10 में से 7 घटाया तो 3 हो गया, गर्ल्स हो गई 3/10। हमसे कह रहा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, लड़कियों की संख्या, तो ये जो 1750 है ना, गर्ल्स की असल संख्या निकालने के लिए गर्ल्स की संख्या बराबर इस 1750 में हम लोग 3/10 जो गर्ल्स का भाग आया है उसका गुणा कर देंगे। सो द आंसर विल बी, देखो 0 से 0 मास्टर जाने ही वाले, 17 × 51 5 × 15, तो 525, 525 विल बी द नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट इन द स्कूल, ठीक है। 525 विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, 525 will be correct answer। Let us move to the next question, and I don't know the question number but I should write the question number right here। अच्छा पांचवा ये हो गया था, छठा ये था भाई, रुक जाओ, ये तो पांचवा था ना अपना, छठा ये था भाई, छठा ये। अच्छा 7वां क्वेश्चन, अभी काफी सारे क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, तब तक तुम लोग इसको करने की कोशिश करो, ठीक है। करो, फिर मैं कराता हूं इसको, कम ऑन जल्दी सभी लोग करो। बेटा सब लोग करो, इस क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक काम करो, इसको मैं होमवर्क तुम्हें देता हूं, मतलब कमेंट सेक्शन में सभी लिखेंगे इसको। यार कुछ पानी नहीं पी लिया जाए, गला सूख जाता है तुम्हारे चक्कर में। चलो सभी लोग करो।
इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क मतलब तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बदमाश वाला रूल तुम्हें याद होगा, BODMAS, बदमाश वाला रूल, उसको अप्लाई करना है, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। आप सभी को इसको करना है, खुद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताया था कि यदि 8.56 गुणे इतना इतना दिया हुआ है तो उसका मान बताना है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक समझना अच्छे से कि वैल्यू किसकी दी हुई है, 8.56 इंटू 785 की वैल्यू दी हुई है, बराबर कितनी वैल्यू है, 6719.6। वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, वैल्यू किसकी निकालनी है वो जरा देखो, उसको नीचे रखते हैं। वैल्यू निकालनी है 0.856 और इंटू 78.5, ये वैल्यू निकालनी है, बराबर हमें जो भी आएगा वो देखते हैं अभी। तो देखो हमें क्या करना है ना, यहां देखो ध्यान से देखना कि एक दशमलव तो यहां भी होगा और वो दशमलव हमें कुदा करके लाना है, 78.5 करना है। मतलब ये दशमलव इधर एक कुदाए तो यहां का भी दशमलव एक यहां कूद जाएगा, दशमलव यहां आ जाएगा, डेसिमल यहां आ जाएगा। एक और काम हमें करना है कि ये जो 8.56 है इसको दशमलव को इधर एक और कुदाना है, तभी तो 8 के इधर डेसिमल आएगा। देखो डेसिमल यहां पे ये रहा, ठीक है, तो एक और कुदाए तो इधर फिर से एक और कूद जाएगा, मतलब यहां तो आया ही था, यहां से एक और कूद जाएगा, यहां आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा आंसर 67.196। देखो इजी इजी है, अरे बोलो भाई कितना आसान क्वेश्चन। देखो हमने क्या किया, ये जो दशमलव था ना इसको इधर कुदाया तो इधर भी एक कदम कुदाया, इसको इधर एक कदम कुदाया तो इसको भी इधर एक कदम कुदाया। अब जब यहां पे यार कूदा कूदी का खेल हम लोग खेल लिए, जंपिंग वंपिंग कर लिए, तो हमने क्या पाया कि भाई ये दशमलव यहां से यहां आ गया 0.856, ये दशमलव जो है यहां से यहां आ गया तो 78.5, यानी कि हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक टोकरी में 3 दर्जन संतरे आते हैं, क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन में एक टोकरी में 3 दर्जन संतरे आते हैं तो 2 दर्जन टोकरी के लिए कुल कितने संतरे, 1 मिनट, 2 दर्जन टोकरी में कुल कितने संतरे आएंगे, ठीक है। अब बास्केट कंटेन्स 3 डजन ऑरेंजेस, हाउ मेनी ऑरेंजेस विल बी देयर इन 2 डजन बास्केट। कह रहा है कि एक बास्केट में मतलब एक टोकरी है तो इसमें कितने दर्जन जो है संतरे आते हैं, 3 दर्जन, 3 डजन संतरे, 3 दर्जन, तो 3 दर्जन का मतलब हम सभी जानते हैं बेटा कि एक दर्जन में क्या होता है, एक दर्जन में 12 यूनिट होता है, तो यानी कि एक टोकरी में 36 केले आ रहे हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी ऑरेंजेस, अच्छा संतरे हैं, हाउ मेनी ऑरेंजेस विल बी देयर इन 2 डजन बास्केट। 2 दर्जन बास्केट हो, 2 दर्जन के संतरे नहीं, 2 दर्जन बास्केट, मतलब 2 दर्जन बास्केट का मतलब क्या हुआ, 2 दर्जन टोकरी का मतलब बेटा बताना, 2 दर्जन टोकरी का मतलब ये हुआ कि 2 गुणे 12 टोकरी यानी कि 24 टोकरी, 2 दर्जन टोकरी मतलब 24 टोकरी, एक टोकरी में 36 संतरे, तो 24 टोकरी में 36 गुणे 24, 36 गुणे 24, इसका अगर हम लोग गुणा करें तो 20 छक्का 120, 4 छक्के 24, 144 हासिल 14, 20 3 60, 6 3 18, तो 78, 78 4 82 92, 92, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यार, 36 गुणे 24 सीधा मैं कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर में कहाँ गया, मास्टर का कैलकुलेटर, सुनो क्या कह रहा है बेटा, एक दर्जन टोकरी में, तो यहाँ पे 36 गुणे 24, 36 गुणे 24, यार है 864, अरे हम लोग कुछ गलती कर रहे होंगे, 864, 864 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, 6 बैट की कीमत इतनी है तथा 3 गेंद की कीमत 1 बैट के बराबर है तो 1 गेंद की कीमत कितनी होगी। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 6 बैट्स इज इक्वल टू दिस मच एंड द कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स इज इक्वल टू 1 बैट, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द बॉल। अरे बॉल बैट बचपन में लेन खेल नहीं खेले हो कि वो पुकार आरजू वाला खेल खेले हो क्या, हम लोग बचपन में करते हैं, हम लोग, मैं तो नहीं करता था, मास्टर बहुत शरीफ आदमी था। जो दोस्त लोग हमारे छोटे छोटे यार चिल्टू पिंटू मिंटू दोस्त रहते थे, उन लोग क्या करते थे, जो लोग पुकार उकार खा के नहीं फेंक देते हैं उसको हम लोग खेलते थे, उसको जमा कर करके रखते थे, और कुछ ऐसा होता था कि वैल्यू होती थी एक पुकार का ज्यादा वैल्यू, और आरजू उर्जू का यार छोटा मोटा वैल्यू होता था, जैसे एक पुकार के बदले 3 ले लो, तो वैसा ही है। वैसा क्या है कि 6 बैट की कीमत जो है, 6 बैट की कीमत 1296, और कह रहा है कि 3 गेंद के बदले 1 बैट मिल जाएगी आपको, 3 गेंद दो 1 बैट ले लो, ऐसा है कुछ सीन। तो 6 बैट की कीमत अगर 1296 है तो हम निकाल सकते हैं कि भाई 6 बैट बराबर 1296 रुपया, या फिर की कीमत है तो ऐसा लिखो 1296। तो एक एक नियम का सवाल है, 1 बैट बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1296 बटा में 6, तो अगर बटे में 6 करोगे तो देखो 6 दूनी 12
और 6 कन्ने 6 6 6 36 216 रुपया। एक बैट की कीमत 216 रुपया है और कह रहा है कि एक बैट की कीमत के बराबर 3 गेंद की कीमत है, यानी कि इसी 216 रुपया में 3 हमें बॉल मिल जाएंगी। यानी कि अगर हम उल्टा लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3 बॉल बराबर 216 रुपया, और 3 बॉल बराबर 216 रुपया है तो एक बॉल की कीमत, बेटा ध्यान से समझना, यहां से 3 से अगर हम लोग काटेंगे तो 3 7 21 3 दूना 6, यानी कि एक बॉल की कीमत 72 रुपया। ठीक है, वही तो पूछ रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वन बॉल। सो द कॉस्ट ऑफ वन बॉल विल बी 72 रुपीज। कौन सा क्वेश्चन था ये वैसे यार, क्वेश्चन भूल जा रहा हूं। छठवां, चलो 7वां, थोड़ा सुकून मिलता है। 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, और ये दिस इज द 10th क्वेश्चन। सो वी आर लेफ्ट विद 10 मोर क्वेश्चंस। ओके, विल डू देम क्विकली, वेरी क्विकली, जल्दी जल्दी करेंगे। यदि ब्याज की दर 10% की बजाय 20% हो तो 8 वर्ष का साधारण ब्याज 12,000 रुपए ज्यादा होता है, मूलधन क्या होगा? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% इंस्टेड ऑफ 10%, देन द इंटरेस्ट फॉर 8 years इज ₹12,000 मोर, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई सुनो, अगर हम गए ना ब्याज लेने तो 10% पहले ब्याज मिलता था, 10% पे मिलता था। अभी मनमानी कर रहा है वो, कौन सा बैंक वाला मनमानी कर रहा है, बोलता है नहीं देंगे जी तुम्हें 10%। एक तो तुम चुकाते नहीं हो समय से, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो समय से, तुम्हें जो है 10% पे ब्याज नहीं मिलेगा। अभी ब्याज कितने मिलेगा? 20% पे मिलेगा। तो कह रहे हैं यार तुम्हारी मजबूरी थी, तुमने कहा कि ठीक है यार दे ही दो, अब 20% दे रहे हो, लेना ही पड़ेगा। तो 10% की बजाय 20% का ब्याज का रेट था। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग नेट रेट निकालते हैं, मतलब कि घटा करके। तो नेट रेट बराबर क्या होगा? 20% माइनस 10% कर देंगे, 20% माइनस 10% तो बराबर क्या हो जाएगा? 10% को हम लोग रेट मान करके चलेंगे। 8 वर्ष है, यानी कि समय बराबर हमारा दिया हुआ है बेटा, समय बराबर 8 साल, तो 8 साल लिख लो यहां पे। और क्या दिया हुआ है देखो तो, 12,000 रुपए ज्यादा ब्याज होता है। तो ब्याज कितना ज्यादा होता है? 12,000 रुपए, यानी कि 12,000 रुपए बढ़कर के ब्याज होता है। तो रेट भी तो हमने जो बढ़कर के लिया है वो लिया है ना? तो ब्याज हम लोग ब्याज को 12,000 ही कंसीडर करेंगे। सो द ब्याज, व्हाट द ब्याज इज कॉल्ड इन इंग्लिश, ब्याज को क्या बोलते हैं यार, ऐसा सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो ब्याज हमारा 12,000 हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट। कैन वी फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट बेटा? बोलो, अरे बोलो यार, कैन वी फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट? यस, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू SI इंटू 100, एंड बटा में हम लोग कर देंगे SI इंटू 100 बटे क्या हो जाएगा? रेट इंटू टाइम, यानी कि ब्याज गुणे 100 बटा समय गुणे दर। तो ब्याज गुणे 100, ब्याज कितना बेटा? 12,000, तो 12,000 में 100 का गुणा कर देंगे। लो जी, कर दिया। लो, किया मास्टर, किया। जाओ तुम भी आराम करो, किया, तुम भी क्या याद करोगे। रेट क्या हो गया हमारा? 10% कंसीडर करेंगे। हाँ जी। टाइम हम क्या कंसीडर करेंगे? विल कंसीडर टाइम एज 8 years। सो लेट्स राइट इट हियर, नो वरीज, नो फियर, मास्टर इज हियर डियर, व्हाई टू फियर। चलो अब देखो जी, जो जा रहा है जाने दो, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तो जाने वाले तो जाएंगे ही, जाने वाले गए। 8 से क्या ये जाएगा बेटा? हाँ जी, जाना तो पड़ेगा मास्टर, वरना कैसे काम चलेगा। तो 8 एकन्ने 8, 8 पंजे 40, डबल 0 और 1500 गुणे 10, यानी कि दिस इज कमिंग आउट 15,000। यस, वी गॉट आवर आंसर, दैट इज 15,000। सो द प्रिंसिपल अमाउंट वाज 15,000 रुपीज। यस, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही ऑप्शन है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी जल्दी। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 11। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 9 मोर क्वेश्चन। लेट अस डू देम क्विकली। भाई क्वेश्चन की खोपड़ी तोड़ डालेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो, पढ़ो सभी लोग। एवरेज रन ऑफ 45 इनिंग्स इज 65। द एवरेज, क्वेश्चन नंबर 12 इज दिस वन ना। चलो ओके, सो the average of the first 22 innings is 60 and the average runs from the 24th to the last inning is 64. Then how many runs were scored in the 23rd inning? कह रहा है कि 45 पारियों का एवरेज जो है, औसत है वो 65 है। उनमें से पहली 22 पारियों का औसत क्या है? 60 है। 24वें से अंतिम पारी तक का औसत रन 64 है। तो 23वें पारी में कितने रन बनाए गए? अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक बैट्समैन ने मान लो 45 पारी खेली, टोटल 45 इनिंग्स खेले उसने क्या किया? पहली 22 पारी में औसत रन कितने बनाए? पहली 22 पारी का जो एवरेज था दैट वाज 60। कह रहा है कि भाई वो क्या था? 60 रन था। तो पहली 22 पारी में 60 रन बनाए, तो 60 रन का गुणा कर दो, यानी कि 22 छक्का 2 छक्का 12, 120, 132, 1320 रन जो है, एक मिनट, 22 छक्का, हाँ 1320 रन उसने बनाए।
ठीक है, तो 1320 रन उसने बनाए। ठीक है, 1320 रन पहले 22 पारियों में बनाए। क्यों हमने ये 1320 हमने कैसे लेके आया, क्या किया हमने कि 22 पारी था ना, तो 22 पारी तो पारियां थी, एवरेज उनका था 60, तो समीशन निकालने के लिए पारियों से एवरेज में गुणा करेंगे ना, तो 22 गुणे 16 हमारा आ गया 1320। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि भाई 23 के बारे में हमें कुछ अता पता नहीं है। भाई 23 के बारे में कुछ अता पता नहीं है, क्या कह रहा है कि 23 का तो तुम्हें निकालना है कि 23वें पारी में कितना रन बना। बाकी के जो पारियां बची, मतलब कौन सी पारियां बची, कितनी पारियां, 45 पारियां, रुक जाओ, हाँ 24 से लास्ट पारी तक, यानी कि 24 से लेकर के 45वें पारी तक उसने कितने रन बनाए, 64 उसका एवरेज था, 24 से 45वें तक। तो बात ध्यान से सुनना, अगर तुम 24 से 45वें पारी तक जाओगे तो कितनी पारियां होंगी, ये देखो 45 में से 24 घटाओ तो बेटा ये 5 में से 4 जा 1, 4 में से 2 जा 2, क्या 21 पारी होगी? नहीं, यहां तुम लोग गलत कर दोगे। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि दूसरी और तीसरी पारी, दूसरी से लेकर के तीसरी पारी तक कितनी पारियां हैं, तो तुम बोलोगे गुरुजी 3 में से 2 घटाए तो आंसर आया 1, लेकिन 1 पारी तो नहीं है, क्योंकि दूसरी पारी को भी हम लोग गिन रहे हैं, तीसरी पारी को भी हम लोग गिन रहे हैं, तो 2 पारी है मिला करके। उसी तरह से 45 में से 24 तो घटाया, लेकिन 21 पारी नहीं है, एक और जोड़ो, यानी कि 22 पारी टोटल है। यहां पे तुम लोग गलती कर दोगे, तो +1 करना तो टोटल हमारा 22 पारी आ जाएगा। वैसे गिन भी सकते हो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, कितने हुए यार, 12, 41, 12 हो गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, देख लेना, गिन लेना, है ना, मास्टर को क्या इतनी मेहनत कराओगे। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि 22 पारी ये लास्ट के है। वैसे भी देखो यार, सुनो बात सुनो, कि 22 पारी लास्ट के इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 22 पारी तो शुरुआत के हैं, 22 पारी लास्ट के, 22 दूना 44, और एक 23वीं पारी जो है ये 45 पारी हो गए, नहीं हो गए, हो गए ना। तो लास्ट के 22 पारियों में इट इज सेड इन द क्वेश्चन दैट लास्ट के जो 22 पारियों में है उसने 64 रन का एवरेज बनाया। तो 22 गुणे 64 अगर हम लोग करें, यार कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा मास्टर को, तो 22 गुणे 64 अगर हम लोग करें, क्या हमें कैलकुलेटर यहां मिल सकता है? हाँ जी बिल्कुल मिल सकता है। ओहो, ये क्या हो गया, अरे ऐसा नहीं हो सकता यार, रुको 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 रुको, ये ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये कैलकुलेटर नहीं था यार, धोखा था ये। धोखा था, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। तो एक काम करते हैं ना, सेव थोड़ा कर लेते हैं। तो 22 गुणे 64, 22 गुणे 64 बराबर ये कितना हो रहा है, 1408 हो रहा है भाई, 1408 रन ये हो रहा है। सुनो, अरे यार हो जाओ यार जल्दी, तुम मार दे क्या, फोड़ दे क्या स्क्रीन, बताओ तुम बताओ, फोड़ दे? छोड़ो यार, जाने दे, तुम मना कर रहे हो इसलिए जाने देते हैं, वरना आज तो इसको फोड़ ही देते। सेविंग फाइल, इतने देर से सेविंग फाइल कर रहा है, देखो इतना स्लो, इतना स्लो तो यार, इतना स्लो तो मास्टर का दिमाग भी नहीं है। वैसे मास्टर है बहुत बुद्धू आदमी। 1408 ये हो गया और प्लस 1320। तो सुनो, 22 लास्ट के 22 पारी में ही स्कोर्ड 1408 एंड द इनिशियल 22 इनिंग्स ही स्कोर्ड 1320 not marks, actually it was the score. So okay, adding up all these numbers, that is 1320 and 1408, we are getting 1320 में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, 1408 ऐड कर रहे हैं। ओहो यार ऐसे ही कर लेते हैं, 8 ही हो गया, इन दोनों प्लस 1408 ऐड कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 8 2 7 1 1728 नंबर। कहने का मतलब ये बेटा कि सुनना, 44 पारियों में इसने 1728 नंबर बनाए। कौन से 44 पारी, शुरू के 24 इनिंग्स और लास्ट के 24 इनिंग्स, टोटल मिलाकर के 44 इनिंग्स में ही स्कोर्ड इतना, इतने रन इसने बनाए। बाकी 23वीं पारी का रन निकालना है। अब कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो। कह रहा है कि 45 पारियों का औसत, अच्छा क्वेश्चन था, 45 पारियों का औसत 65 है, ठीक है। तो अगर मैं कुल 45 पारी की बात करूं, कुल 45 पारी की, तो 45 का औसत तो कितना है, 65 है। तो 45 माइनस 65 अगर हम, सॉरी 45 गुणे 65 अगर हम लोग करेंगे, इनका तुम लोग जब गुणा करोगे तो 45 गुणे 65 विल कम आउट टू बी 2925। तो ये इतना हुआ। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या बेटा? 1408 4 3 7, ओहो ये देखो यहाँ गड़बड़ किए थे, तो यहाँ 2 होगा ना यार, मास्टर गलती करता है। तो 2728 रही, ये 2 होगा ना यहाँ पे। तो सुनो, अब बात सुनो, 2925 यहाँ पे तो हो रहा था, 2925, एक काम करें रबड़ से मिटा देते हैं, 2925। तो बात सुनो, 45 पारियों का जो रन हुआ वो इतना हुआ,
44 पारियों का, 22 बाद के 22 पहले 44 पारियों का रन इतना हुआ। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर 44 पारियों का रन इतना है, 45 पारियों का रन इतना है, तो बीच की एक पारी जो बची है उसका रन निकालने के लिए इन 45 पारियों के रन में से इसको घटा देंगे। यस बोलो, बात क्लियर है? घटा देंगे, यस। तो घटाएंगे सिंपल, 2925 में से 2728 बेटा घटा दो। कौन सी बड़ी बात है यार मास्टर, हम कर सकते हैं। हम तो अर्जुन है जी मास्टर, हम तो तुम्हारे अर्जुन हैं। क्या करना है, 2925 में से 2728 घटा देना है। तो 15 में से 8 जा 7, 11 में से 2 जा 9, 1 हो गया 197 नंबर। यानी कि इन द 23rd इनिंग ही स्कोर्ड 197 रन। क्लियर? बोलो ठीक है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो बोल दो भाई एक बार, जरा कमेंट सेक्शन में भर डालो तुम यार, स्पैम कर डालो तुम लोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो लेट अस मूव टू द 8th लास्ट क्वेश्चन। कौन बोलता है भाई, सेकंड लास्ट होता है तो काम चलता है। चलो, सो दिस इज द 13th क्वेश्चन। राम किसी बैंक से, ओहो रुको 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 रुको, ऐसे हड़बड़ी नहीं मास्टर। राम किसी बैंक से क्या करता है, 36,000 उधार लेता है। यदि बैंक ब्याज की दर 8% हो तो 3 वर्ष में कितनी राशि देनी पड़ेगी? सिंपल सा बेटा मिश्र धन का क्वेश्चन है, तुम लोग मुझे बताना। अमाउंट का क्वेश्चन है। देखो ब्याज का इतना अच्छा मैंने क्वेश्चन करा दिया, तो ये कौन से खेत की मूली है, कर लोगे? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, इसको बताना। अच्छा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है इसलिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, आपको सीधा मिश्र धन बताना है। सब कुछ दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 3 years। सो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, इसका शॉर्ट टिक सीधा आपको बता दूंगा। देखो सीधा कर लोगे आप लोग। क्या है कि प्रतीक अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड से जब चलता है तो अपने निश्चित स्थान पर निर्धारित समय से आधा घंटा विलंब से पहुंचता है। जब वो 6 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है तो आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। उसके घर से निश्चित स्थान के बीच की दूरी क्या है? समय कम है बेटा, इसलिए इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ ही लेना खुद। ठीक है, मैं समझाता हूं आपको। प्रतीक एक बच्चा है, वो अपने घर से कहीं जाता है, मान लो स्कूल ही जाता है। स्कूल के अलावा और कहां जाएगा यार, तुम लोग कहां कहां जाते हो, और स्कूल ही तो जाते हो। तो हमने क्या किया भाई, प्रतीक को कहा बेटा तुम स्कूल जाओ। प्रतीक बेटे, मेरे बेटे तुम स्कूल जाओ। तो ये स्कूल गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से गया। कह रहा है कि इसे 9 बजे मान लो पहुंचना था। हमने मान लिया यार, हमने मान लिया कि इसको 9 बजे पहुंचना था। 9 AM वॉज द करेक्ट टाइम टू रीच टू द स्कूल। तो मान लो कि 9 बजे पहुंचना था। कह रहा कि भाई यार 5 किलोमीटर साइकिल से वो गया, स्पीड से गया, सो इट वॉज टू स्लो स्पीड। बहुत धीरे धीरे चला यार, कछुए की चाल है यार। 5 किलोमीटर प्रति घंटे कौन जाता है? घंटे भर में 5 किलोमीटर कौन चलाता है मास्टर? हम तो दौड़ते दौड़ते चले जाएंगे यार। ऐसे 5 किलोमीटर कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। तो कह रहा कि आधे घंटे लेट पहुंचता है। अच्छा, 9 बजे पहुंचना था और वो पहुंचा बेटा 9:30 बजे, 9:30 पे पहुंचा। अगर इस स्पीड से गया, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया। लेकिन कह रहा है कि भाई सुनो, दूसरे दिन उसका अपना मन बदल लिया। पहले दिन गया और खूब हीरो बन के ऐसे वैसे ऐसे जो है हीरो बन के ऐसे बाहें वह मोड़ के गया, बाजू बाजू अपना मोड़ के गया, और पहुंच रहा है आधे घंटे बाद। फिर खूब धुनाई उसकी हुई स्कूल में, है ना। इतनी धुनाई हुई कि दूसरे दिन तो यार बहुत तेजी से उसने स्पीड अपनी तेज कर ली, जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया। और जब उसने ये स्पीड की तो वो आधा घंटा पहले पहुंच गया। उसके बाद उसने क्या करी, मास्टर की धुनाई नहीं कर सकता बेटा। तो आधा घंटे पहले पहुंच गया, है ना। तो आधा घंटा पहले पहुंच गया, यानी कि 8:30 बजे पहुंच गया। ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक समझना कि ये 8:30 बजे पहुंचा, ये 9:30 बजे पहुंचा, समय का अंतर कितना है? ये 8:30 बजे, ये 9:30 बजे, समय का अंतर बेटा ध्यान से समझना, समय का अंतर कितना है? 8:30 और 9:30 के बीच का समय क्या 1 घंटा है? हाँ जी मास्टर, बिल्कुल 1 घंटा है। सिंपल शॉर्ट टिक यूज करो मास्टर, गुरुजी का जंतर यूज करना। तो गुरुजी का जंतर ये कहता है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या लगाना है। गुरुजी का जो जंतर है वो कुछ तो कहता है। क्या कहता है कि आप क्या करना ना, t बराबर समय का अंतर ले लेना, t बराबर समय का अंतर, और अंदर क्या करना, ए बी बटे ए माइनस बी। सिंपल क्वेश्चन क्या कहा कि t मतलब समय का अंतर लेना। क्या लेना? t मतलब समय का अंतर लेना, ए बी बटे ए माइनस बी करना। ए का मतलब क्या कि जो बड़ी वाली स्पीड है, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग ए कंसीडर करेंगे और 5 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग बी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो समय का अंतर तो 1 घंटा है बेटा, तो 1 हमने लिया। अब ब्रैकेट के अंदर 6 गुणे 5 हमने किया, 6 गुणे 5, नीचे 6 माइनस 5 कर देंगे ना, क्योंकि ए माइनस बी है, तो 6 माइनस 5 हमने कर दिया। तो 6 पंजे 30 बटे 6 में से 5 जाए 1, तो 30 बटा 1, यानी कि क्या हमारा आंसर
हो मक्खन की तरह। क्या हमारा आंसर 30 किलोमीटर आ गया? जी गुरु जी, बिल्कुल बात सही है, 30 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया, है ना। 30 किलोमीटर इज और आंसर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शॉर्ट ट्रिक याद रखना बहुत ही काम की चीज है, एग्जाम में बहुत काम आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15। सो वी आर लेफ्ट विथ 6 मोर क्वेश्चन, लेट्स डू देम क्विकली। 800 मिलीलीटर धारिता की कितनी बोतलें एक बर्तन जिसमें 45 घन मीटर तेल हो में से भरी जा सकती हैं? एक बड़ा सा बर्तन है, कह रहा है, जिसमें तेल कितना है? 45 क्यूबिक मीटर, यानी कि 45 मीटर क्यूब तेल है। और हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 45 मीटर क्यूब में 45,000 लीटर तेल हो जाएगा, है ना। इतना लीटर तेल हो जाएगा। ठीक बेटा, ठीक है। अच्छा, ये मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको भी मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 1000। तो हम लोगों ने क्या किया? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने यहां पे देखा कि 45,000 गुणे 1000 हमने किया, तो 1 2 3 4 5 6, 45 के आगे 6 जीरो, इतना ml इस बड़े वाले बर्तन में तेल है। अब कह रहा है कि इसमें से छोटी छोटी बोतलें जिनकी कैपेसिटी है 800 ml, उनको भरना है। तो उनको भरने के लिए कितनी बोतलें ऐसी भरी जा सकती हैं? लेट्स सी। तो 45 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो है, और नीचे जो है 800 ml की बोतलें भरी जा सकती हैं। तो 800 से भाग दे दो। नाउ हम यहां पे देखते हैं, डबल जीरो से तो डबल जीरो गया बेटा, 4 से काटते हैं तो सॉरी 8 से काटते हैं तो 8 8 पंजे 40, 5 जीरो, 8 छके 48, 2 जीरो, 8 दूनी 16, 1 जीरो, 8 दूनी 16, 4 जीरो, 8 पंजे 40। कुछ गड़बड़ किया क्या? जीरो। 56,250। यस, 56,250। द करेक्ट आंसर विल बी 56,250। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया, तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से बताया है, इसको लास्ट में कराऊं क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन एक काम करना तुम, रुको, कितने क्वेश्चन बचे हैं? 16 17 18 19 और उल्टा करते हुए आते हैं क्योंकि और एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, उल्टा करते हुए आते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, 83 के 240 संख्या 83 गुणे 240 के गुणनफल से प्राप्त संख्या का 10,000 में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। 10,000 में निकटतम मान, देखो 83 गुणे 240 जब तुम करोगे, सिंपल है, निकटतम मान का क्वेश्चन है, तो 83 गुणे 240 जब करोगे बेटा, कैलकुलेटर मैं यूज कर ले रहा हूं, तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें पता है ये बात, तो 19920 होगा। ये 19920 कह रहा है कि 10,000 में निकटतम मान ज्ञात करना है, नियरेस्ट वैल्यू इन 10,000, नियरेस्ट टू 10,000। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में निकटतम वैल्यू निकालनी है। मास्टर बात तो सत्य कह रहे हो, लग तो रहा है ऐसा, लग तो रहा है। अच्छा, 10,000 में निकटतम वैल्यू पूछा है, तो बगल वाली को देखेंगे। किसको? बगल वाली क्या 5 से ज्यादा है? गुरुजी लग तो रहा है 9 है ये। तो जब बगल वाली 5 से ज्यादा है, तो क्या हम इसमें 1 जोड़ देंगे? हाँ जी, 1 जोड़ देंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, बाकी सारे जीरो, 20,000 20,000 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ये हो गया हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट ये देखो, 210 मीटर लंबे तार से एक आयत बनता है, इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? देखो, मैंने आपसे बोला है कि जब भी अधिकतम क्षेत्रफल की बात करें, जब भी मैक्सिमम एरिया की बात करें, तो आपको बात समझ जाना है कि भाई ये आयत नहीं है, अरे ये आयत नहीं है, दिस इज अ स्क्वायर। ये क्या है बेटा? ये स्क्वायर है, ये आयत नहीं, ये स्क्वायर है। कह रहा है कि 210 मीटर लंबा एक तार है, यानी कि ये जो लंबाई है ना, इसको हम लोग पेरीमीटर मान लेंगे, पेरीमीटर मान लेंगे, यानी कि परिमाप मान लेंगे। तो जब हमें परिमाप पता है, तो क्या हम साइड निकालने के लिए p/4 कर देंगे? मास्टर बिल्कुल कर देंगे। परिमाप 210 है, तो 210/4 करेंगे, तो 4 पंजे 20 और 4 दूना 8, 52 दशमलव कितना आएगा? 52.5 मीटर। ये हमारा साइड आ जाएगा। और एरिया निकालने के लिए हम सभी जानते हैं कि एरिया निकालने के लिए भुजा का, यानी कि साइड का स्क्वायर कर देते हैं। भुजा 52.5 आया है, तो 52.5 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो एरिया आ जाएगा। देखो 52.5 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2756.25, 2756.25, 2756.25। दिस इज द वेरी सिंपल आंसर। ठीक है, चलो भाई उल्टा चलते हुए आ रहे हैं। ये देखते हैं कि एक बस ने शहर ए से शहर बी की ओर 36 किमी प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ किया। ठीक है,
6 घंटे चलने के बाद उस बस ने कुल दूरी का 1/4 भाग तय कर लिया, तो शहर ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बस ने क्या किया, यहां से बस स्टार्ट हुई, शहर ये ए है, ये शहर ए है, कौन सा, राजाओं का शहर ए, ये शहर ए है, ठीक है, और ये गुंडों मवालियों का शहर बी है, ये शहर बी है। तो बस ने यहां से चलना स्टार्ट किया 36 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। कह रहा कि भाई 6 घंटे बस चला, कितने घंटे, 6 घंटे बस चला, कितने घंटे, 6 घंटे बस चला। तो दूरी कितनी तय करेगी, डिस्टेंस बराबर हम सभी जानते हैं कि स्पीड इंटू टाइम, जितनी स्पीड है तो स्पीड कितनी है 36, टाइम कितना है, कितने घंटे चला, 6 घंटे चला, तो 36 गुणे 6, 3 6 के 18, 6 के 36, मतलब 216 किलोमीटर ये बस चल चुका है। अब कह रहा भाई सुनो, जो 216 किलोमीटर चल रहा है ना, ये पूरी डिस्टेंस का, जो यहां से शुरुआत से लास्ट तक जो बस जा रही थी, इस पूरी डिस्टेंस का वो 1/4 सिर्फ भाग है। कितना, 1/4 भाग है। कह रहा है कि पूरी दूरी का 1/4 भाग है। अगर इस पूरी दूरी का 1/4 भाग है, तो क्या हम कह सकते हैं बेटा कि पूरी दूरी जो होगी, पूरी दूरी कंप्लीट डिस्टेंस, ये देखो 1/4 भाग है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ना 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है। तो कंप्लीट डिस्टेंस निकालने के लिए इसी 4 का इसमें गुणा कर देना। तो पूरी दूरी बराबर 216 गुणे 4, यानी कि 864 किलोमीटर। हाँ जी बोलो, 864 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सो आई एम लीविंग द क्वेश्चन फॉर यू फॉर द होमवर्क पर्पज, एंड इसको करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग गुरु जी का जंतर यूज करेंगे। देखो बेटा, गुरु जी का जंतर हमने आपको बताया था, याद करो। गुरु जी का जंतर क्या बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन में, एक दुकानदार 10 में 6 संतरे खरीदता है, 8 में 5 बेचता है। तो याद करो, हमने बताया था कि 10 में 6 खरीदता है तो ऐसे तीर लगा के 10 में 6 लिखना, 8 में 5 बेचता है तो तीर लगा के ऐसे 8 में 5 लिखना। अब हमें क्या करना है, अब हमें मित्र मंडली बनानी है, अब हमें जोड़ा बनाना है। तो इसका जोड़ा किसके साथ, इसकी मित्रता इसके साथ और इसका जोड़ा इसके साथ, दोनों का गुणा कर दो। जो 10 पंजे 50 ये होगा और ये 6/48 होगा। जो पहले आया 10 पंजे 50, जो पहले आया इसको हम लोग मानेंगे क्रय मूल्य मान लेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, यानी कि सीपी मान लेंगे। एंड जो बाद में आया इसको हम लोग विक्रय मूल्य मान लेंगे, यानी कि एसपी मान लेंगे। क्या बात सत्य है, इसको हमने क्रय मूल्य मान लिया, इसको हमने विक्रय मूल्य मान लिया। ध्यान से समझना बेटा कि हमने 50 रुपए में कोई चीज खरीदी और 48 में कोई चीज बेची, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बड़ी आसानी से कि 2 रुपए का, 2 का मुझे घाटा हुआ, 2 का नुकसान हुआ, 2 का लॉस हुआ? बिल्कुल मास्टर बोल सकते हैं। अच्छा, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रतिशत लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना, अच्छा ये लाभ नहीं घाटा हुआ ना, तो परसेंटेज लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बोलो, तो लॉस को ऊपर रखते हैं और बटा सीपी रखते हैं, गुणे में 100 कर देते हैं। हाँ जी, तो 2 रुपए का लॉस हुआ तो 2 को ऊपर रखेंगे, बटे कितने में खरीदे थे 50 में, तो 50 में नीचे रखेंगे, गुणा में 100 कर देंगे, गुणा में 100 कर देंगे। नाउ वी आर गेटिंग आवर आंसर बेटा। देखो 50 से हमने काटा, जाने दो मास्टर ये तो जा रहा है, 50 दूनी 100 एंड 2 दूनी 4, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4% का लॉस हमें देखने को यहां पे मिल रहा है। कितना, 4% का लॉस। ठीक है, सो 4% का लॉस बेटा, 4% का हमें लॉस मिल गया, घाटा हो गया, नुकसान हो गया। हर ये बात समझ में, 4% का हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। इस प्रकार से हमने देखो सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग कर लिए। हाँ, लगभग क्या, सारे ही कर लिए। देखो एक क्वेश्चन बच रहा है जिसको आप सभी के होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूं, और चूंकि ऐसे तुम लोग बहुत लेजी बन जाते हो। देखो मैथ्स के सारे क्वेश्चन बेटा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये रहा, 7th एंड ये 8th, फिर 9th, फिर 10th, 11th ये हमने कर लिया, 12th भी कर लिया। ठीक है, 13th, 14th, 15th, 16th एंड 17th ये तुम्हारा होमवर्क है, दिखाता हूं अभी। 17th, 18th, 19th एंड 20th। ठीक है, अच्छा 20 कुछ मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि 12 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन है ही, एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 20 क्वेश्चन। बस एक क्वेश्चन बेटा आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, जो कि ये वाला है। ये वाला आप सभी होमवर्क करेंगे, मैं बता रहा हूं। आप सभी जो भी करेगा भैया, मास्टर का दिल तो जीत ही लेगा वो, मैं बता रहा हूं। एंड वन मोर थिंग, हम ये होमवर्क लो जी, बड़ा बड़ा ये मास्टर इतना बड़ा होमवर्क देता है। ठीक है, तो ये तुम होमवर्क में करोगे, और बाकी मैंने आपसे बोला ही है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो भी बच्चा एक साथ आंसर लिख करके मुझे देगा कमेंट सेक्शन में, भैया मास्टर का दिल तो उस पर आ ही जाएगा। तो इसलिए सभी के आंसर आपको एक साथ देना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख करके बताना। अगर आपने अभी अर्जुन बैच में एनरोल नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर कि आप अर्जुन बैच में एनरोल कर लें, क्योंकि अभी भी समय है,
अभी भी समय है। अगर आप अभी भी इनरोल करते हो तो इसमें सारी चीजें आपको जो भी एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, लेट इट बी पीडीएफ, लेट इट बी लेक्चर्स, उसके अलावा आपको क्विजेस, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद वीडियो सॉल्यूशन, सो एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन इज गिवन इन दिस बैच, सो मेक श्योर यू इनरोल इन द बैच। इसके अलावा 50 मॉडल पेपर का सीरीज, तो क्या कहना भैया, रामबाण है ये। 50 मॉडल पेपर का सीरीज आपके एग्जाम को देखते हुए प्राइस बहुत ही कम हमने कर दिया, दैट इज 500 रुपीज फॉर 50 मॉडल पेपर्स विद वीडियो सॉल्यूशन। तो आप 50 मॉडल पेपर में इनरोल करके अपनी अच्छे से बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी फौजी बैच आपके लिए है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो भाई, तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मास्टर की मेहनत का फल तुम्हें क्या करना है, मास्टर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभाना है। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। याद रखना बेटा, फिर अगला मॉडल पेपर तभी आएगा, फिर से हम टारगेट सेट करते हैं कम से कम मिनिमम इस पे इस वीडियो पे 100 के व्यू जाएगा, तभी हम लोग अगला मॉडल पेपर लेके आएंगे। तो देखो, इतनी मेहनत मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं बेटा, इतना तो बनता है, इतना तो बनता है कि मिनिमम 100 के व्यू इस पे मुझे चाहिए। अगर 100 के व्यू आ गए, उसी दिन नया मॉडल पेपर तुम्हारा अपलोड हो जाएगा। ध्यान रखना, 100 के व्यू टारगेट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नया मॉडल पेपर फिर से इस YouTube पे इसी तरह से, इसी पेस में, इसी बढ़िया तरीके से अपलोड आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी बेटा। लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।